आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 45 में एक देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन देखिए जरा, बच्चा बच्ची बोल रहा है उसकी दिक्कत है यहाँ पर। हमारे पास एक एक आइटम देख लीजिए। शेयर होल्डर फंड आप जानते हैं कहाँ जाएगा। शेयर कैपिटल की वैल्यू बढ़ गई है तो कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग का इनफ्लो। रिजर्व सरप्लस में नोट नंबर 1 चलते हैं लेके, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से ऊपर जुड़ जाएगा। फिर थोड़ा नीचे चले आए और लॉन्ग टर्म बोरिंग में नोट नंबर 2 दे रखा है। नोट नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहीं पर गड़बड़ लग रही है उस बच्चे को। आइए देखते हैं ये वाला। ये आपके पास लॉन्ग टर्म बोरिंग है 12% डिबेंचर्स। और आप देखेंगे एग्जैक्टली जस्ट सी है, मैंने कल भी बताया था इसके बारे में। ये 4,50,000 से 4,50,000 ये है। ठीक। 4.5 लाख से 4.5 लाख भी है। सब लोग इसे ध्यान से सुन लेंगे। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नीचे। देर इज एन एडजस्टमेंट कि 12% डिबेंचर जो है वो क्या हुआ, आपने 31 मार्च 2025 को क्या कर दिया, रिडीम कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ डिबेंचर रिडीम करे हैं। और क्योंकि क्लोजिंग पर रिडीम करें तो ओपनिंग वैल्यू पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन आपकी तो वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं हुआ। अगर ये देखो, देर इज नो चेंज इन द वैल्यू। अगर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो डिबेंचर रिडीम हुए दे आर द पार्ट ऑफ द करंट लायबिलिटी। क्या बोलकर, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसका हमने डिस्कशन आपके साथ किया था कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ डिबेंचर जो है वो इस साल रिडीम होने वाले हैं, तो वो क्या बन के दिखेंगे आपको, करंट लायबिलिटी के अंदर। जब मैं तुम्हें कल कंसेप्ट बताया, करंट लायबिलिटी के अंदर दिखते हैं। तो उन्हें करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, फाइनेंसिंग के इनफ्लो आउटफ्लो की तरह ट्रीट करते हैं। तो अब आप देखिए, वही हुआ यहाँ पर। दिख रहा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या दिख रहा है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। कैन यू सी दिस, करंट मैच्योरिटीज। कोई दिन हो, कोई दिन ऐसा जिस दिन तुम टाइम पे आओ, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट दिख रहा है 12%। अब ये 12% जो दिख रहा है ये क्या हो रहा है, ओपनिंग वैल्यू इज व्हाट, क्लोजिंग वैल्यू क्या हो गई, खत्म हो गई। हो गया मतलब इस साल रिडीम। अरे इधर इधर कितनी जगह बैठी है, व्हाई डोंट यू ऑक्यूपाई दीज सीट्स। दो इधर, तीन इधर, चारों बैठ जाओगे। वो बच्चा इधर है, यहाँ बैठा है वो वाली। इधर 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 पीछे जाओ उस तरफ। इधर इधर आओ, यहाँ बैठ। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है 50,000। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई, बड़ा आसान है। ओपनिंग वैल्यू कितनी थी, 450 और 50 कितनी थी ओपनिंग वैल्यू, 5 लाख थी ना। भाई आपके डिवेंचर को दो हिस्सों में बांट दिया। एक जो आपके पास चलेगा अगले साल तक, और एक वो हिस्सा जिसको आपने क्या करना है, रिडीम करना है। तो साल के शुरू में 450 और 50 दोनों मिला के 5 लाख के डिवेंचर थे ना। 5 लाख पर इंटरेस्ट कितना बना, 10%, 12%। 5 लाख का 12% कितना बना, 60,000। तो क्या लिख देंगे उसको, ऊपर ऐड और नीचे माइनस। नहीं भी करते तो भी कोई डाउट नहीं है, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4,50,000 का 12% निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखा। और यहाँ 50,000 पे इंटरेस्ट निकाल दिया, क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। तो भी ऊपर नीचे दो दो बार जाएगा, वैसे काम हो जाएगा। लेकिन ज्यादा अच्छा है क्या है कि दोनों का टोटल करके लिख दीजिए, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, और उसका डेट को में मिला के। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन होता कि डिवेंचर्स वर इशूड या डिवेंचर्स वर रिडीम्ड, अभी हमने क्या बोला, ये डिवेंचर कब रिडीम हुए थे, डिवेंचर 31 मार्च 2025। अगर क्वेश्चन बोलता है कि डिवेंचर्स वर रिडीम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तब इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे लगता। अभी मैंने बोला ना कि आपको आपको इंटरेस्ट इस पे भी लगाना है, इस पे भी लगाना है, क्योंकि डिवेंचर रिडीम हुए साल के आखिर में। लेकिन अगर हमें बोलता कि डिवेंचर रिडीम हुआ था बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, तो भाई इस पे तो इंटरेस्ट लगता ही नहीं। तब किस पे लगता। भाई देखो, इसका टोटल करो 5 लाख, इसका टोटल करो 450, तो साल के आखिर में वैल्यू कितनी बची, 450। वन डिवेंचर रिडीम इन द बिगिनिंग, देन इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन द क्लोजिंग वैल्यू। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है सर, 4.5 लाख। ये वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसका ध्यान देने की जरूरत है। करंट लायबिलिटी की हर करंट लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज की तरह ट्रीट नहीं होगी। करंट लायबिलिटी में अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है तो उसे इंक्रीज डिक्रीज की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। करंट लायबिलिटी में अगर बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट है, उसे इंक्रीज डिक्रीज की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड करंट इन्वेस्टमेंट है, उसको उसकी तरह ट्रीट नहीं करेंगे। तो इसका आपको ध्यान देने की जरूरत है। दैट वाज योर क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में और क्या था, और तो कुछ लगता मुझे था नहीं। टैक्स पे कर दिया तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना दिया, और मशीनरी के बारे में कुछ है नहीं, तो मशीनरी का इंक्रीज कहलाएगा परचेज, प्रोविजन का इंक्रीज कहलाएगा डेप्रिसिएशन। हो गया। इसका नाम लिख देना, इलस्ट्रेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS इलस्ट्रेशन।
ये दे आर द सिंपल क्वेश्चन, मतलब मुझे चाहिए थे वो क्वेश्चन जो कि छोटे छोटे हैं आपकी एक्सरसाइज के। इस बार के सैंपल पेपर के क्वेश्चन में रुद्राक्ष was saying कि there is a problem, so if anyone is carrying that simple paper। और किसी का कोई डाउट, तुम बोलो क्या डाउट है। अबे तो तुम्हारे पास हार्ड कॉपी होगी ना, मुझे तो सॉफ्ट कॉपी चाहिए। सर मैंने आपको इलिस्ट्रेशन 51 की फोटो भेज दिया है। आओ देखें कि इस अभी हमने चैप्टर पढ़ लिया पूरा, सैंपल पेपर जो हमारे पास आ रहा है उसमें हमें क्या क्या चीजें दिख सकती हैं, कौन कौन सी चीजों को हम उसमें से लेके चल सकते हैं, ठीक है। एक तो हम ये लेके चलते हैं सैंपल पेपर को, और जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया है उसमें से मैं देख रहा हूँ एक बार कि क्या क्या चीज हम। पहले आओ चलते हैं किसको लेके, तो ये मार्क हमारा जो सैंपल पेपर है दूसरे वाला, हम्म, ये वाला, ये वाला, दिस इज द क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन पेपर आपके पास है, बस सैंपल पेपर है। और यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ये जो आपको चीजें मिलेंगी सारी की सारी, दैट यू विल फाइंड आउट इन द सेकंड पार्ट। दो पार्ट में आपका पेपर बन के आएगा। और यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, ये रहा ऑप्शन बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है जी। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब कौन से क्या बनाना होता है आपको, कॉमन साइज या कंपैरेटिव। चेंज इन इन्वेंट्री, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकलेगी इसमें, चेंज इन इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस नहीं होता। याद है किसी को कंसेप्ट, बता। इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेंज इन इन्वेंट्री कैसे दिखेगी आपको, क्या क्या होता है चेंज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री किसको बोलते हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं लेके चलूँ तो इन्वेंट्री में क्या क्या चीजें आती हैं बताइए जरा। अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूँ तो क्या क्या आएगा उसके अंदर, याद है थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर, क्या क्या चीज कवर होती है बताइए इन्वेंट्री में। ये कवर होता है, और ये, और ये भी होता है। नहीं याद आ रहा ना, बुक खोलो, देखो जरा चेंज इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या चेंज डाली थी। लिखा है चेंज इन इन्वेंट्री, उसके ब्रैकेट में लिखा है। देखो ये रहा, याद नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए, ये देखिए बुक थ्री में, बुक थ्री का चैप्टर वन। इधर आ जाइए, देखो क्या लिखा है, चेंज इन इन्वेंट्री में क्या क्या चीज शामिल है बताइए। व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, और स्टॉक इन ट्रेड। होता है, सिंपल सी चीज है, लेकिन फिर एग्जाम के टाइम पे क्लिक नहीं होती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है भाई, इंटेंसिव स्टडी करनी पड़ती है। ये बुक करे बैठे हो आप लोग, लेकिन अभी आपके सामने क्वेश्चन आ गया तो फिर हिल गए। देखो तो क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, विच पार्ट वी आर डिस्कसिंग हियर, ये आई थिंक ये वाला ना, ये वाला। अब बताओ क्या क्या चीज जानी चाहिए थी, चेंज इन इन्वेंटरी के अंदर क्या क्या जाना चाहिए था। ये देखो आपके सामने पिक्चर ये रखी हुई है, ये देखिए क्या है, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश गुड्स कौन सी है, ये रही। स्टॉक इन ट्रेड ये रहा, और क्या था, वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल तो नहीं होता था इसके अंदर, और रॉ मटेरियल जो है, याद है रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन अलग से करते थे हम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करके, वैसा करके। तो तीन चीजों को लेके चलना था, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाना था इसका, और वो प्रीवियस ईयर पहले रखना था करंट ईयर। तो अब आप देखेंगे, ये डिक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया, और ये इंक्रीज हो गया। और फिर क्या करना था, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देख रहे ना। बनाना नहीं है इसके अंदर, तो कैलकुलेशन करनी है। बताओ कितना इंक्रीज, देखो ये वैल्यू बताओ कितनी हुई, 40, ये वैल्यू कितनी हुई है, 40,000 क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ। ये वैल्यू कितनी हुई, 30,000 क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ये वैल्यू कितनी हुई, 80,000 क्या हुई है, इंक्रीज हुई है ना। तो 10,000 क्या है, प्लस माइनस क्या है, 10,000। सो दैट्स योर आंसर, ये रहा, ये आपका आंसर आ गया 10,000 प्लस। कितनी आसान चीज, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा था, क्या जुड़ता है क्या नहीं जुड़ता है। छोटी छोटी चीजें हैं, दैट शोज डेप्थ ऑफ योर स्टडी। और आगे चले, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑफ कंपनी 5 टाइम था, और ये तो हम क्यों डिस्कस करें, मतलब ये मैं उसके साथ नहीं करूंगा, अभी मैं इसको लेके चल रहा हूँ। यहाँ आ जाइए, देखो ये रहा क्वेश्चन 29 पढ़ लीजिए क्या लिखा है। प्रपोज द डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015-25 था, और 25 मार्च का है।
2,50,000, 2 lakh respectively. Shareholders finalized the dividend amounting 180 during the year 31st March 2025 in the AGM. Unclaimed dividend as at March 31st was रुपीज 10,000. तो डिविडेंड पेबल यानी अनक्लेम डिविडेंड, इसका भी ट्रीटमेंट आपको सिखाया गया था। और प्रपोज डिविडेंड का क्या करते हैं, अभी बोल रहे हैं कि चूज द करेक्ट ऑप्शन वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द 31st March 2025। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं ऑप्शन में क्या लिखा है। और अगर नहीं समझ में आए तो एलिमिनेशन प्रोसेस को लेके चलते हैं। प्रपोज डिविडेंड एडेड टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स विल बी 2 लाख, एंड आउटफ्लो ऑफ डिविडेंड पेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी विल बी 190। सीम्स टू बी फेयर, लेकिन ऊपर पढ़ लेते हैं पहले। सबसे पहली बात है कि करंट ईयर वाला तो खत्म हो गया, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज फाइन विद एवरीबडी। उसके बाद फिर हमने क्या लिया, फिर हमने प्रपोज कितना किया, 2 लाख किया प्रपोज। उस 2 लाख में से भी एजीएम में फाइनलाइज कितना हुआ, 180। तो जो फाइनलाइज हुआ उसको लेके चलेंगे ना, जो प्रपोज थोड़ी लेंगे। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखे उनमें प्रपोज को उठा लेते थे, क्योंकि एजीएम में कंपनी ने कितना फाइनल करा एनुअल जनरल मीटिंग, वो तो कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन यहाँ बड़ा क्लियरली लिख रखा है कितना फाइनल हुआ है आपका। देखो कितना, 180 फाइनल हो गया ड्यूरिंग द ईयर। 180 फाइनल हो गया, उस 180 में से कितना पेबल है अभी भी, 10 है। तो आउटफ्लो कितना हुआ फाइनेंसिंग का, 170 फाइनल आउटफ्लो होना चाहिए। एक चीज तो आपको मिल गई कि 170 इज डेफिनेट आउटफ्लो है। मैंने करके बताया था ना, डिविडेंड पेबल माइनस करके दिखाते हैं। पिछले केसेस में दिखाया था आपको, डिविडेंड पेबल का कंसेप्ट बताया था आपको कि माइनस करके दिखाना होता फाइनेंसिंग। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दैट कंसेप्ट कि अनक्लेम डिविडेंड या डिविडेंड को माइनस करते हैं आउटफ्लो में से, क्योंकि गया नहीं। और ये जो डिविडेंड पेबल है करंट लायबिलिटी का पार्ट बन के दिखता है, तो करंट लायबिलिटी के इंक्रीज डिक्रीज की तरह ट्रीट नहीं करते हैं इसको। नहीं ध्यान आ पा रहा तो यहाँ देखिए ये वाला, ये हमने क्वेश्चन, जस्ट सी दिस, ये देखिएगा, दिखेगा आपको। ये डिविडेंड वाला पार्ट जो हम लेके चले थे यहाँ पर। और एक सबसे लास्ट में केस था जिसके बारे में मैंने कहा था बाद में डिस्कशन में लेके चले, और हमने लिया भी था डिस्कशन में। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स आ गया, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड आ गया, और यहाँ आया ये वाला पार्ट। सबसे लास्ट केस था इसका। ये देखो ये रहा डिविडेंड पेबल, कैन यू सी दिस। कितना डिविडेंड पेबल है, 10,000। प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का कितना है, 1 लाख। ऊपर कितना ऐड करा, ऊपर ऊपर नेट प्रॉफिट में कितना ऐड करा, 1 लाख। फाइनेंसिंग से कितना माइनस करा, 1 लाख माइनस 10, 90,000। बिल्कुल वही चीज पूछी गई है आपके क्वेश्चन में। सो सी योर क्वेश्चन नाउ। अब इसमें आ जाइए। एक तो चीज बड़ी क्लियर है कि ये आंसर मेरा बनता है ये वाला, क्योंकि 170 दिख रहा है। 180 क्या हुआ, 180 क्या हुआ, प्रपोज हुआ। उसमें से 10,000 पेबल रहेगा तो कितनी आउटफ्लो में जाएगी, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। इसका ऊपर वाला भी पढ़ लेते हैं। नेट प्रॉफिट में कितना जुड़ना है, जितना एजीएम में अप्रूव हुआ था। सो योर आंसर इज क्लियरली व्हाट, पता चलिए क्लियरली आंसर। जिसने ये कंसेप्ट पढ़ा उसे मालूम, जिसने नहीं पढ़ा हो गया। ठीक है जी, और चलते हैं आगे। इज दैट ओके विद एवरीबॉडी। प्रोविजन फॉर टैक्स 31st मार्च को 3 लाख और कितना था, 2,80,000 था। ड्यूरिंग दैट टैक्स पेड 250 था। तो अमाउंट प्रपोज कितना होगा टैक्स का, कितना आसान है। व्हाट इज योर ओपनिंग फिगर, ओपनिंग फिगर 3 लाख। व्हाट इज योर क्लोजिंग फिगर 280। ये आपका अकाउंट बना, 3 लाख यहाँ लिखा आपने, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, 280 यहाँ लिखा। आपसे क्या बोलेगा, टैक्स पेड कितना है, 250 का। इस 250 का टोटल कितना हुआ, 0, 3, 5, 530। 530 यहाँ रखा तो क्या निकल आया, 230। मेरे पास क्या निकल आया, प्रोविजन मेड। कहाँ है 230 प्रोविजन, ये रहा। हलवा क्वेश्चन, दैट्स योर आंसर कैश फ्लो का। और चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर अ फाइनेंस कंपनी। याद है, फाइनेंस कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी, सब कुछ बताया था आपको। देखते बेटा, सो मत, क्या ऐसा। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, शेयर का कन्वर्जन डिबेंचर में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिविडेंड रिसीव्ड, बिल्डिंग परचेज्ड, और डिविडेंड पेड। अब एक बात देखिए, डिविडेंड पेड तो हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग होता है, याद होगा आप लोगों को। डिविडेंड पेड इज फाइनेंसिंग फॉर एवरी कंपनी, सो दिस इज नॉट हियर। बिल्डिंग परचेज तो ये तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बना। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर में कैश फ्लो हुआ नहीं। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर को जब मैं शेयर में कन्वर्ट करूँ, है तो फाइनेंसिंग ही वो। और वो इस कंपनी के लिए है, फाइनेंस कंपनी के लिए भी फाइनेंसिंग है, लेकिन ये कैश फ्लो ही नहीं हुआ।
क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की मूवमेंट नहीं हुई। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। तो क्या बचा आपके पास? डिविडेंड रिसीव्ड। ये अलग अलग जगह शेयर इन्वेस्ट करते हैं, इनका काम है, इनको डिविडेंड मिलना। डिविडेंड मिलना इसके लिए। अब आप देखिएगा जरा यहाँ पर, फिर आप बोलेंगे कि ये आपके पास ये वाला पार्ट आया। कौन सा वाला पार्ट है? जब हमने शुरू शुरू में डिस्कशन पे लेके चले थे उस पार्ट को। यहाँ देखिए, इफ यू रिमाइंड दिस फ्लो चार्ट हियर, ये देखो ये रहा, दिख रहा है? कौन सा? फाइनेंशियल, कौन सा? अदर। कैन यू सी दिस? फाइनेंशियल और अदर वाला दिख रहा है। फाइनेंशियल के लिए इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड ऑपरेटिंग है, डिविडेंड रिसीव्ड क्या ऑपरेटिंग है, और डिविडेंड पेड क्या है? फाइनेंसिंग। दिख रहा है? इसके लिए बैंकिंग कंपनी के लिए। हमारे पास क्वेश्चन में क्या आया इधर? हमारे में क्या बोला? डिविडेंड रिसीव्ड। और हमने कौन सी एक्टिविटी बोली? ऑपरेटिंग। सच। अच्छा, ये हमारे पास आया कंपैरेटिव बैलेंस शीट, इसको नहीं लेके चल रहे अभी। मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है तो आराम से हो सकता है, इसकी मदद से ये निकल सकता है। फिर यू कैन डू दिस, ऐसा कुछ बहुत परेशानी नहीं आएगी, हल्का सा दिमाग लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे वाले में देखिए, एक ही साल का बनाने के लिए बोल दिया, क्या कॉमन साइज। तो हमें क्या करना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम को जोड़ दिया, एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बेनिफिट परचेज स्टॉक इन ट्रेड चेंज इन इन्वेंटरी ये सब रख दिया। उसके बाद तो क्या करना है? वी हैव टू डिवाइड एवरीथिंग विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और हमारी वैल्यू निकल आएगी। और चलिए आगे जरा। टैक्स रेट भी दे रखा है। अब आप ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरी का। कोई बच्चा बोलता है ना थ्योरी कितनी आएगी, तो सीधा क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल ऑफ इन्वेंटरी एक्सेप्ट रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। हाँ, ये क्या हो गया? बात कर रहे हैं आप। इन्वेंट्री इन्वेंट्री की ब्रॉडर डेफिनेशन में तो आता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में अलग प्रेजेंट होता है। देख इधर देख, कहाँ गया वो? ये वाला देख, बुक का 3 का, ये देखो ये वाला। सुनो ध्यान से, ये भी, ये भी, ये भी और ये सब इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं, बट प्रेजेंटेशन अलग है। स्टॉक इन ट्रेड हमने बाहर से खरीदी हुई है। देखो, इन्वेंटरी इज अ ब्रॉडर फिगर विच इंक्लूड स्टॉक एज वेल। स्टॉक हम किसको बोलते हैं? WIP। एक स्टॉक, एक होता है स्टॉक, एक होता है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड जो हमने बने बनाए बाहर से खरीद लिया, स्टॉक जो हमने मैन्युफैक्चर किया और बच गया, तो सारा ही पार्ट है। तो आप देखिए, ये दिखाता है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है आपकी। सो वेयर इज द क्वेश्चन हियर? यहाँ देखिए, दो एग्जांपल बोले किसके? इन्वेंट्री एक्सेप्ट रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स एंड स्टॉक इन ट्रेड। तो क्या होगा बताओ इन्वेंट्री का एग्जांपल है? हाँ। और लूज टूल्स भी लिख सकते हैं क्या? अब इसके सॉल्यूशन में देखेंगे क्या लिखा है। वेयर विल यू डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ लॉस इन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस? बताओ। तुम बोलोगे हमें तो पता ही नहीं। वेयर विल यू डिस्क्लोज अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से अगर आपसे राइट ऑफ कर दिया डिस्काउंट को, याद है ना डिवेंचर के केस में हम करते थे, राइट ऑफ करते हुए चलते थे सारा। कहाँ दिखाएंगे? है ना? कहाँ दिखाएंगे इसको? रुक जा, तो मैं तुम्हारे डाउट क्लियर कर देते हैं एक और चीज। ये देखिए, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ, ताकि आपकी क्लैरिटी रहे। यहाँ देखिए, जब अगर आपने किताब को, नोट्स को ढंग से पढ़ा होगा तो यू विल हैव, इसी में आया, कहाँ पर आया ये? नहीं, इसमें नहीं आया। ये मैंने मार्किंग सीम भी खोल दी है इसकी। आप देखिए, ये रहा क्वेश्चन। ये वाला। क्या दिख रहा है? अभी किसी बच्चे ने बोला था ना, कोई बोला था ऑनलाइन, कौन बोला था? नहीं, ऑफलाइन बोला था किसी ने। ये रहा। सर आना। लूज टूल्स। हाँ, लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स है। ये भी तो इन्वेंट्री होती है, लेकिन हेडिंग अलग से दिखती है, उसकी अलग तरह से दिखती है। इन्वेंट्री का पार्ट है ये। आपके जो लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स पड़े हैं, जो आपके कंज्यूमेबल पड़े हैं, सॉफ्ट सोप पड़े हैं, लुब्रिकेंट पड़े हैं, मोबिल ऑयल पड़ा है, ग्रीस पड़ा है, ये सब स्टॉक ही है आपका। तो बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन था। अच्छा, फिर हमने दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था अभी यहाँ पर? अब ये हेयर देखा, इस पे था। क्या बोला यहाँ पर? ये तो हो गया। वेयर विल यू डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ लॉस इन इश्यूड डिबेंचर रिटर्न? अब आप देखिए जरा, ये आपका बुक 3 का ये वाला पार्ट है। ठीक है? याद है फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आती थी? देखिए, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ रही थी, नीचे देखते हैं जरा। अगर, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, उसका तो कोई चॉइस ही नहीं है। देखो, आप सिलेबस खत्म करके बैठे हैं,
और ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गया। और यहाँ चले थोड़ा नीचे इनके हेडिंग्स को देखते हैं। एक रीडिंग लगाओगे बिफोर यू स्टार्ट डूइंग सैम्पल पेपर्स। बुक को एक बार पढ़ लीजिए, नहीं भी टाइम है तो भी सैम्पल पेपर करना शुरू करिए। यहाँ देखिए, आगे चलते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है आपके पास, लिखा है सारा कुछ। फाइनेंस कॉस्ट दिख रहा है, फाइनेंस कॉस्ट क्या दिख रहा है? Expenses incurred on borrowing such loan, processing fees, discount issue of debenture, premium payable, redemption of debentures. These expenses are incurred by the company for borrowing. दिख रहा है? और ये सब फाइनेंस कॉस्ट का डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। भाई कुछ भी अगर मैं राइट ऑफ करता हूँ किसी भी तरह का फाइनेंसिंग वाली एक्टिविटी का, तो वो क्या बनेगा हमारा? फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट बनता है। उनको राइट ऑफ करना भी, राइट ऑफ कहाँ से? अगर प्रीमियम से राइट ऑफ किया तो अलग बात है, लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से राइट ऑफ किया तो मेरे को कौन सी कैटेगरी, फाइनेंस कॉस्ट की कैटेगरी में जाता है वो। तो आप, आई थिंक ये आपके लिए आई ओपनर वाली बात बनी। ये वेयर विल यू डिस्क्लोज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। रॉ मटेरियल खरीदना आप कहाँ शो करेंगे, बताइए तो जरा। हाँ, कॉस्ट ऑफ। अच्छा, इसका आंसर देखते हैं क्या है। ये देखिए क्या कहता है, बताइए यहाँ पर। ये रहा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ऐसा करके। ठीक। रेशियो विल डिक्रीज, करंट लायबिलिटी विल इंक्रीज। ये ये आपका, अच्छा ये तो क्वेश्चन का पार्ट है ना, ये रहा। ये तो हम देख लेंगे। 0.8:1 था। 0.8:1 का मतलब जो होगा उसका उल्टा इफेक्ट जाएगा, याद है सबको? हाँ भाई, थैंक यू। 0.8:1 का क्या मतलब था? जो जाएगा उसका इफेक्ट उल्टा होगा। लेकिन लोग तो वो 2:1 के तरीके से, और अगर 1:1 होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर लो चाहे आप। एनीवे, ये नहीं डिस्कस कर रहे, यहाँ चल रहे हैं, इधर देखिए। अब ये आ गया, देखो क्या है। आपको क्या निकालनी है? दो चीजें निकालनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है इसके अंदर। अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालूंगा तो मुझे क्या ध्यान देना है? देखो जरा, हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हमारा स्ट्रक्चर बनेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक तो आपको ये लिखने पड़ेंगे ऐसे, और प्लस क्या करना पड़ेगा? नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स, एक तो ये जोड़नी पड़ेगी, और माइनस क्या करना पड़ेगा? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स को आपको यह करना पड़ेगा। तीन चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, ठीक है। आइए देखें जरा इस क्वेश्चन में तीन चीजें क्या क्या चल सकती थी आपके पास, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। यहाँ देखिए, ये रहा। तो अब फाइनेंसिंग है, ये तो एडजस्टमेंट से शुरू कर रहा हूँ। जैसे देखो ये रहा, न्यू इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स वर इशूड ऑन लास्ट डे ऑफ द करंट ईयर। तो क्लोजिंग डेली, तो फिर ओपनिंग पे लगेंगे सारी की सारी चीजें आपकी, ठीक है। डिबेंचर्स वर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, विच वर रिटर्न ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ दूसरी चीज भी आ गई, एक तो डिस्काउंट आया और डिस्काउंट राइट ऑफ भी हुआ। तो डिस्काउंट का राइट ऑफ होना भी क्या होगा, ऊपर भी जुड़ना है और फाइनेंसिंग से माइनस भी होना है। और डिस्काउंट जो डिबेंचर का है वो क्या कर रहे हैं, देखिए। डिबेंचर देखिए 12%, 3 से 4 लाख हो गए। डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। यू कैन सी द 1 लाख वैल्यू। इसका डिस्काउंट कितना दिख रहा है? 5% डिस्काउंट दिख रहा है, तो कितना होगा? 5,000। तो डिबेंचर का इनफ्लो कितना कहलाएगा? डिबेंचर का इनफ्लो प्लस में कितना हो जाएगा? प्लस में 95,000 प्लस में दिखेगा, करेक्ट। और ये पार्ट आपने खत्म किया। लेकिन अब क्या करें, इसको डिस्काउंट को राइट ऑफ भी किया। प्रीमियम दिख रहा है कहीं क्वेश्चन में? प्रीमियम नहीं, प्रीमियम कहीं नहीं दिख रहा। तो जब इसे राइट ऑफ किया तो क्या किया होगा? राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से किया होगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है हमारे पास। ये करंट ईयर के प्रॉफिट में क्या होगा, जाके ऐड भी होगा और फाइनेंसिंग से माइनस भी होगा। डिस्काउंट को राइट ऑफ करना इज व्हाट, अभी दिखा देंगे उसको भी। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या करना है, बताया था। फाइनेंसिंग का क्या होगा? इनफ्लो पढ़ रहे हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, याद है कंसेप्ट बताया था आपको। इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट में एक्रूड इंटरेस्ट, और डिबेंचर के में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो देखिए, पहले देखिए डिबेंचर कब हो रहे हैं, डिबेंचर रिडीम कब हो रहे हैं? साल के आखिर में। डिबेंचर कब रिडीम हो रहे हैं? साल के आखिर में। इंटरेस्ट कौन सी वैल्यू पे लगना चाहिए? ओपनिंग वैल्यू पे। 12% कितना होगा? 36,000। 36,000 में आउटस्टैंडिंग कितना है? 3,000। तो ऊपर ऐड कितना होगा? 36,000। नीचे कितना होगा? माइनस 33,000। 33। 36 में से 3 माइनस करके आउटफ्लो 33 का जाएगा। अभी दिखा दूंगा सोल्यूशन में। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना था? 6 लाख से बढ़कर 8 लाख हो गया। और 10% प्रेफरेंस शेयर क्या हो गया? रिडीम हो गई। और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड इंटरिम डिविडेंड 15 बार पेड ऑन इक्विटी शेयर्स।
डिविडेंड और क्या है, 31 मार्च को दिया, 31 मार्च तक की वैल्यू कितनी है प्रेफरेंस शेयर्स की, 4 लाख। डेट देखेंगे इसमें, इसमें टाइम पीरियड नहीं देखते। तो 10% कितना हुआ, 40,000। ऊपर ऐड और नीचे से माइनस। ये रिडीम हो गया, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो। और नीचे चले यहाँ पर देखें जरा, मतलब इंटरिम डिविडेंड इक्विटी पे। इक्विटी ढूंढिए कहाँ पर है आपकी, इक्विटी ये रही। 9 लाख से बढ़कर कितनी होगी, 12 लाख। और आप बोल रहे हैं इक्विटी शेयर कब इशू, को छोड़िए, आपने कब दिया, 31 मार्च को दिया ना। तो इंटरिम डिविडेंड 31 मार्च की वैल्यू पे दिया जाएगा, 12 लाख पे। 12 लाख का कितना परसेंट बोले, 15%। कितना होता है, 18,000। नहीं, 12 लाख, 1,80,000। 12 लाख का 15% कितना होगा, 1,80,000। और उसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन में गिवन है, और ये रहा, प्रीमियम ऑन शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडीम ऑन 1 अप्रैल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। और आगे क्या लिखी हुई कहानी में बात, क्या लिखा है आगे देखिए, द प्रीमियम वॉज प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या कहानी बताई थी प्रीमियम की मैंने आपको, यहाँ पर ये देखिए, याद है प्रीमियम का केस समझाया था आपको मैंने इस जगह पे। ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है देखो, ये इस जगह पे आएगा, ये रहा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर साल के शुरू में जब हमने डिबेंचर इशू किए थे या प्रेफरेंस शेयर इशू करे थे, तो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो होगा सिर्फ। अगर करंट ईयर में डिसाइड कर रहे हैं कि प्रीमियम देना है, तो दो ऑप्शन, या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से जाएगा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम की डिक्रीज होगी और फाइनेंसिंग का आउटफ्लो एक ही जगह। लेकिन अगर करंट ईयर के प्रॉफिट से प्रोवाइड किया तो क्या होगा, ऊपर ऐड और नीचे माइनस। ये ट्रीटमेंट साफ साफ लिखा हुआ आपके सामने। एंड दिस इज द ट्रीटमेंट वेयर द पीपल डोंट हैव एनी क्लैरिटी। तो ये देखिए, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन था ये देखिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कुछ नहीं कर रखा, प्लस माइनस करा है। जब आपको मैंने कल कहा था ना कि जब आपके पास बड़ा क्वेश्चन आए तो आपको पूरा स्ट्रक्चर तरीके से करना है। लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आए, छोटा क्वेश्चन आए, मैं कहाँ हेडिंग बनाता फिरूंगा, मैं प्लस करूंगा माइनस करूंगा, सिंपल सी बात है। नेट प्रॉफिट बिफोर 375 का वर्किंग नोट नेट प्रॉफिट का दिखा रखा है आपके सामने, देखो ये रहा। ये हम अलग से करेंगे बस। प्रॉफिट लॉस का बैलेंस 8 लाख, माइनस प्रॉफिट कर दिया, 2 लाख का प्रॉफिट आ गया। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कितना ऐड करा, 40,000 रुपये ऐड करा। कितना था डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर देख लीजिए, प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड कितना है, 12% डिवेंचर्स है। और क्या लिखा है यहाँ पर, रुक जाइए, प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा कितना वैल्यू है, ये रहा 10% है ना, ये वैल्यू 10%। 10% और कौन सी वैल्यू पे, देखो प्रेफरेंस डिविडेंड कब, 31 मार्च को करा ना इशू। तो 31 मार्च को वैल्यू कितनी है आपके पास है, 4 लाख, 4 लाख पे देंगे। इज दैट क्लियर। जिस दिन डिक्लेयर किया उस दिन आपके पास शेयर की वैल्यू कितनी थी, तो 4 लाख का 10% आपके आंसर में दिख रहा है, 4 लाख का 10% यह। तो ये देखो आपके सामने दिखा, यू कैन सी दिस वैल्यू है। ये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड का हिसाब पूरा हो गया, ये वाला। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना था, आओ देखिए जरा। इंटरिम डिविडेंड की बात करते हैं। इक्विटी की वैल्यू कितनी है, 9 लाख, और कितना है, 12 लाख। ठीक है। और क्या लिखा क्वेश्चन के अंदर, इंटरिम डिविडेंड ऑन पेड ऑन इक्विटी शेयर 31 मार्च। 15% 12 का कितना बनता है, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरिम डिविडेंड 15% वर पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31 मार्च। कितनी वैल्यू आई, 1.8 नहीं, 180 बनती है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द चेंज, देखते हैं क्या लिखा है। अभी रुक जाओ, मैंने इसमें ये ऐसे क्यों करा है, आई जस्ट फाइंड आउट हियर। देखें, आपके पास ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 9 लाख। और आपके पास क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 12 लाख। नए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कब इशू हुए हैं, कब इशू है, देखो न्यू इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कब इशू हुए हैं, लास्ट डे ऑफ करंट ईयर। लास्ट डे करंट ईयर पे हमारी, और लास्ट डे करंट ईयर पे लास्ट डे, देखिए मेरा डिविडेंड डिक्लेयर की डेट कौन सी है, 31 मार्च। इशू की डेट भी कौन सी है, 31 मार्च। 31 मार्च जब मैं नए कर, जो आज ही इशू है उन पर तो डिविडेंड नहीं दिया जा सकता। तो मेरे पास होल्डिंग कितनी थी, व्हाट वाज होल्डिंग विद मी, 9 लाख की होल्डिंग थी, उस तरह से पॉइंट को कैलकुलेट करा। देखिए, फिर एक कंसेप्ट जरा अच्छे से क्लियर हुआ है कि यहाँ पर क्या, कि अगर हमारा, ये हमने पहले रूल ऑफ थंब बनाया था ना, कि अगर साल के आखिर में इशू हो तो ओपनिंग वैल्यू पर, ओपनिंग पे इशू हो तो क्या क्लोजिंग वैल्यू पे। तो साल के, वो जो मैं कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपका इन बिटवीन द ईयर वाला है। जैसे मान लो हमने डिविडेंड डिक्लेयर करा करा 31 मार्च, 31 दिसंबर को डिक्लेयर करा, तो 31 दिसंबर तक तो मेरे पास कहानी कितने की, 9 लाख ही है। या मान लो अगर मैं डिविडेंड डिक्लेयर करता
30 दिसंबर को, या मैं करता 30th मार्च को। प्लीज समझना बात तो मेरी। 31 मार्च को मैं यहाँ डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ। अगर मैं 30th मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर करता, और नए और शेयर डिबेंचर का भी शो हो रहे हैं 31 मार्च को, रहे तो वो तो डिविडेंड की कैटेगरी से बाहर हो गए। लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन बोले क्या, कि डिविडेंड हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं 31 मार्च को, और नए शेयर और डिबेंचर इशू है 30th मार्च को, तब बताइए क्या होता। तब तो काउंट हो जाता। अंडरस्टैंड द पॉइंट। 31 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, 31 मार्च को शेयर इशू हो रहे हैं, तो डिविडेंड में काउंट नहीं हो रहे हैं। 31 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, और 30th मार्च को शेयर इशू कर दिए, तो दे आर एलिजिबल। उस दिन तो आप कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हैं, एलिजिबिलिटी बनी, तो कितना किया, 15% कितना था वो, 1,35,000 की वैल्यू बनी। अब इधर देखिए यहाँ पर दूसरा पार्ट, इंटरिम डिविडेंड का पार्ट हो गया, ये आपका वो काम खत्म हो गया। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें ऐड करी हैं आपने यहाँ पर। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5,000 का, क्योंकि प्रॉफिट से निकला था ये, आपने इसे यहाँ ऐड किया। इंटरेस्ट और डिवेंचर पूरा का पूरा ऐड करा, कितना, 36,000। कैसे, इंटरेस्ट और डिवेंचर देखेंगे 36,000, यहाँ देखिए डिवेंचर कितना है, 12%। और डिवेंचर कब रिडीम हुए हैं नए शेयर्स, 31 मार्च को, तो ओपनिंग वैल्यू पे 12% ओपनिंग वैल्यू का 36,000। 36,000 प्रॉफिट में ऊपर ऐड किया, कर दिया ऐड, और नीचे चले गए कहाँ पर, इस जगह पे, ये तो यहाँ ऐड कर दिया। और ऑपरेटिंग के अंदर चला गया 36,000। फाइनेंसिंग में चलते हैं, 36,000 फाइनेंसिंग से कितना माइनस करा होगा, देखिए जरा। ये देखो फाइनेंसिंग से कितना माइनस करा है, 33,000। कैसे माइनस किया, 36,000, और जो आउटस्टैंडिंग था उसे माइनस करके, दिस पार्ट इज ओके। और देखिए क्या था फिर हमारे पास, यहाँ चलते हैं दोबारा से इस वाली वैल्यू पे। ऑपरेटिंग को पूरा समझ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग के तो सारे स्ट्रक्चर को पूरा कर लिया ना। डिस्काउंट राइट ऑफ करने की एंट्री भी हो गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। वो दिखाना है, पूरा पूरा नहीं, अपने यहाँ प्लस माइनस करके आप आंसर निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कब करना है, जब फुल फ्लेज क्वेश्चन हो, या बोले कि कंप्लीटली ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालिए, तब आप पूरे स्ट्रक्चर के साथ करिए। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में तो वैसे भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इधर चलते हैं, फाइनेंसिंग में क्या क्या दिखा रखा है देखिए। प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर इज फाइन 3 लाख, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या करा, माइनस करा, 1,05,000 जोड़ के। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट माइनस करके करा, ठीक है जी। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस कर दिया, इंक्रीज इन कैश क्रेडिट प्लस कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट की बात आ रही है यहाँ पर, वो जुड़ा कर दिया। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आपने माइनस कर दिया 40,000। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर देखें जरा कितना था, प्रेफरेंस शेयर्स कितना, 10%। और कब हमारे कब हुए हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड रिडीम 1 अप्रैल को रिडीम हुआ है, साल के 1 अप्रैल को, यानी कि यहाँ यहाँ इस दिन, तो कौन सी वैल्यू पे चल रहा है आपका प्रेफरेंस, ये रहा ना देखो, 1 अप्रैल को रिडीम हुआ। 1 अप्रैल कब, 25 को, रुक जाइए। प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडीममेंट 1 अप्रैल 2025 एट अ प्रीमियम 5%, ठीक है जी। प्रीमियम प्रोवाइड था, प्रीमियम का तो चक्कर समझ में आ गया, ऊपर ऐड करा, नीचे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। और ऊपर ऐड कहाँ करा है, एक बार देख लें जरा। प्रेफरेंस का हमने कहाँ 5,000 का हिसाब करा है ऑपरेटिंग में, हाँ इसमें करा था ना। हाँ इस तरफ जाएगा, ये यहाँ चला गया, ठीक है। प्रीमियम और रिडम्पशन वाला पार्ट हमने एडजस्ट कर दिया। मैं आपके साथ ढूंढ रहा हूँ कौन सा वाले पार्ट का आंसर, कि प्रेफरेंस डिविडेंड 40,000 कैसे लिखा है इन्होंने, है ना। 10,000 का 10%, 4 लाख का 10%। हमारे पास ओपनिंग वैल्यू जो है वो 31 मार्च 2024 है, और ये क्लोजिंग वैल्यू 31 मार्च 2025 है। न्यू इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड इतना, इसको कुछ नहीं आया। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इंटरिम डिविडेंड 15% वर पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 को आपने क्या कर दिया है, रिडीम करें, नहीं, उसको तो डिविडेंड दिया ना, रिडम्पशन कब करा ये देखो। प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडीम ऑन 1 अप्रैल 2025 को, 1 अप्रैल 2025 को रिडीम करा, यानी कि इसके बाद करा। तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख से लेकर हमारी 4 लाख होगी। अब यहाँ गड़बड़ नहीं लग रहा क्या, सुनो। हमारी ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 5 लाख। हमारी क्लोजिंग वैल्यू कितनी है, 4 लाख, ठीक है जी। आप रिडम्पशन कब कर रहे हैं, कौन सी डेट को कर रहे हैं रिडीम, 1 अप्रैल 2025 को, मतलब इसको नहीं कर रहे, इससे एक डेट को कर रहे हो, 1
4/25 को आपका रिडम्पशन हो रहा है। इस दिन कर रहे हैं आप रिडम्पशन, ठीक है। इस दिन रिडम्पशन आपको चल रहा है। अब थोड़ा सा रुक जाइए। और आपके बारे में क्या बोला गया, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कब दिया जाएगा, 31 मार्च 2025 की वैल्यू पे, तो बिल्कुल ठीक। अब आपकी बुक्स में 31 मार्च की वैल्यू कितनी दिख रही है ना। लेकिन अगर हम वो रूल लगाते कि अगर एंड में हो रहा है तो ओपनिंग, और ओपनिंग में हो रहा है तो क्लोजिंग में, लेकिन फिर वही बात आई कि अगर मतलब 31, आप ये रिडीम कर रहे हैं 1/4/25 को, 31 मार्च तक आपके डिबेंचर कितने के हैं, 4 लाख के हैं। तो जितने डिबेंचर आप होल्ड कर रहे हैं उन्हीं पे आपको मिलना चाहिए क्या, डिविडेंड। हाँ, सोते सोते बढ़िया, है ना। मुंह तो क्या जल्दी से। 5 लाख आपकी ओपनिंग वैल्यू है, 4 लाख आपकी क्लोजिंग वैल्यू है। 5 लाख, 4 लाख कौन सी डेट पे हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन है वैसे यहाँ पर, ठीक है। जब रिडम्पशन 1/4 अप्रैल को हो रहा है तो 31 मार्च को आप 4 लाख कैसे बोल सकते हो, बोलिए। अंडरस्टैंड द फैक्ट। ये पिछले साल की 24 31 मार्च है, या इस साल की 31 मार्च है। और यहाँ बड़ा कैटेगरिकली हमसे बोल रहा है डिविडेंड तो हमें 31 मार्च की वैल्यू पे देना का लेकर बन रहा है। लेकिन एक बात समझिए, प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। आपने क्या बोला, आपने बोला कि आपका रिडम्पशन का प्रेफरेंस कब हो रहा है, 1 अप्रैल 25 को हो रहा है। 1 अप्रैल 25 को आपका रिडम्पशन हो रहा है प्रीमियम पे। 1 अप्रैल 25 तो इसके बाद आएगी ना। 5 लाख से 4 लाख कौन सी डेट को हो रहे हैं, 1/25 को हो रहे हैं। उस लाइन में गड़बड़ है। लेकिन फैक्चुअली देखा जाए तो 31 मार्च को मेरे डिबेंचर कितने के हैं, 5 लाख के। 31 मार्च 25 को मेरे डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 4 लाख की। और जिस दिन मेरा डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, और डिविडेंड डिक्लेयर की डेट कौन सी है, 31 मार्च 2025 ही है। तो 5 लाख पे दिया जाना चाहिए था, 4 लाख पे तो नहीं लग रहा मुझे। गड़बड़ लग रही है ना। सो दैट वैल्यू शुड हैव, यहाँ हो जाता है कई बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने पे जाना चाहिए था, देखिए इधर, ये जो हमारे पास फाइनेंसिंग का आउटफ्लो दिख रहा है कितने का, ये वाली वैल्यू, इस पर थोड़ा सा डाउट है। 5,50,000। इंटरिम डिविडेंड तो हमने कर लिया, लॉस का भी हिसाब कर लिया, फाइनेंसिंग का पार्ट देखें और क्या है यहाँ पर। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर हो चला है। बाकी वैल्यू तो चली गई है, बाकी वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जो है ना, दैट शुड बी 50 ईयर। लेकिन अगर हम उस लाइन को हटा दें, किसको, मतलब जो हम, जब हम जो क्लोजिंग वैल्यू वाली लाइन को हटा देते हैं, अगर इस वाली को हटा देते हैं यहाँ से, इस वाली वैल्यू को, एडजस्टमेंट्स को हटा दें, तो मेरे पास जिस दिन मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ उस दिन मेरे पास कितने प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 4 लाख है ना। उसके हिसाब से 40,000 बनता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना इसने, 1,425, ये अननेसेसरी है इफ यू वांट टू गो विद दिस आंसर। इसको ध्यान से रखेंगे। मतलब अब हाँ, आप लोगों को क्या करना है, ऐसी कोई परेशानी आ जाए तो, अगर अभी कोई ऐसी परेशानी आ जाए तो क्या उपाय करना है उसका। एक बार करना आप सॉल्व इस तरीके से, दूसरी बार आप सॉल्व नोट लगा के कर देना दूसरे तरह से, ठीक है। मैं ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। मान लो आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन, मतलब ये हर एक में नहीं करना आप लोगों ने, कभी लग रहा है किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई फैक्चुअल एरर लग रही है, पहली बात तो अगर क्वेश्चन गलत होगा और आपने अटेम्प्ट किया तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट। दूसरा, अगर लग भी रहा है तो क्या हुआ, एक जगह पे उसे सॉल्व किया, बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, आपने देखा ऑपरेटिंग तो बिल्कुल ठीक है आपकी, इन्वेस्टिंग में डाउट, फाइनेंसिंग में डाउट लग रहा है, सॉल्व किया, टाइम बचाया, इसलिए स्पीड से करना। उसको बाद में दोबारा कर दिया, क्रॉस नहीं करा पिछले वाले को। एज एन एग्जामिनर क्या करेंगे, वो दोनों को इवेलुएट करेंगे, जिसमें नंबर ज्यादा होंगे उसको मार्क्स अलॉट कर देते हैं। दैट इज द प्रोसेस। लेकिन ये इसका मतलब नहीं कि हर क्वेश्चन में करें इसको। इसके बाद यहाँ चलिए, कैश फ्लो का और क्या था इसके अंदर। अब ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं होता। अब ये देखिए इस पेपर में, ये वाले पेपर में चलिए, 39 तो पेज ही है इसमें यार। ये देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। विच ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बताइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला कौन सा है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इश्यू ऑफ डिबेंचर, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, आसान क्वेश्चन। कौन सा आंसर बनेगा इसका। अरे इन्वेंट्री खरीदेंगे, ऑपरेटिंग नहीं बोलेगा, डायरेक्ट मेथड से। डिविडेंड फाइनेंसिंग, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग। क्या क्वेश्चन में बोला है,
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों लेके चलना है वन वन मार्कर में। भाई मैंने पेमेंट टू एम्प्लॉयज कर ली, व्हाट इज दैट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है वो आपकी, कैश फ्लो तो होगा ना उससे, ऐसा करके। इसका क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर। अरे सी दिस क्वेश्चन, ये पहले बड़ा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये करिए जरा, इसको इसको सॉल्व करिए अपने आप। सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये हमारे अकाउंट बन गए क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्वेश्चन में देख लें क्या लिखा हुआ है। मेरी बैलेंस बीरी कितने की है, और हमेशा फिगर कैसे जानी चाहिए, याद है ना आपको? ऐसे 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 जाना चाहिए आप। 24 नहीं, नहीं जाना ऐसे। इसमें तो, इसमें देखो गलती हो जाती है वरना। देख रहे हैं इसमें कैसे जानी है? ये देखो ऐसे जानी है। एक गलती ये भी है, हमें आदत पड़ी थी लेफ्ट राइट जाने की, लेकिन डेट देख लिया। तो 24 से 28 हुआ है। 24 से 28। बैलेंस बीरी 24 लाख, और ये बैलेंस सीडी 28 लाख। लाइन कर दिया, अंडरलाइन कर दिया यहाँ पर। और ये आपके पास, ये वैल्यू 2 से 3 लाख हो चुकी है। तो बैलेंस बीडी 2 लाख। और थोड़ा सा लाइन डाल के नीचे क्लोज करते हैं, तो इधर बैलेंस सीडी कितना है? ये बैलेंस सीडी आपके पास कितना था वैल्यू? 3 लाख का। फिल राइट 3 लाख, ऐसे करके। अब इंफॉर्मेशन पढ़िए। मशीन की कॉस्ट, व्हाट इज गिवन टू यू? कॉस्ट गिवन है आपके पास, कितने की है? 8 लाख की। अगर यहाँ बुक वैल्यू दे रखी होती ना, तो फिर हम डेप्रिशिएशन माइनस नहीं करते। माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन कितना है? कितना है? 40,000 है। तो बुक वैल्यू कितनी निकल आई? बुक वैल्यू 760 की बुक वैल्यू निकल आई। माइनस सेल कितने में कर रहे हो उसको? सेल 5 लाख में। क्या निकल कर आया? लॉस। व्हाट इज द लॉस? 260 इज योर लॉस। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। ये जो 40,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इससे इस्तेमाल करना है हम लोगों ने इधर। यहाँ लिखेंगे क्या? इधर क्या? इधर लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। और ये क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने का? 40,000 का। अब मैं ये कर लूंगा, तो दिस वैल्यू इज 340। दिस वैल्यू इज 340। यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करंट ईयर का निकलेगा कितना? 1,40,000 निकलेगा। अब हम देखेंगे इन्वेस्टिंग में यूजफुल है या नहीं है। यही मशीनरी अकाउंट यहाँ बोल के क्या जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलकर पार्ट ऑफ मशीन का, याद है? मशीनरी में फुल का आता है, प्रोविजन में पार्ट का आता है। पार्ट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 40,000। बैंक बोलकर सेल कितने की हुई? सेल, व्हाट इज द सेल वैल्यू? 5 लाख। और यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर लॉस कितने का हो गया? 2,60,000 का। अब इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है? 36 लाख। 36 लाख यहाँ आया, 36 लाख यहाँ आया। तो क्या हुआ? 12 लाख क्या निकला है आपके पास? बैंक परचेज। वैसे अब मेरी बारी आती है इन्वेस्टिंग को। देखो इन्वेस्टिंग में ये ओपनिंग और क्लोजिंग, ये मेरे लिए कोई यूजफुल नहीं थे। ये मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग कोई यूजफुल नहीं था। ये अगर जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में प्लस होगा। बैंक बोलकर ये इन्वेस्टिंग में क्या होगा? प्लस। ये ऑपरेटिंग में प्लस। सीरीज बीडी का कोई रोल नहीं है। इन्वेस्टिंग का माइनस। प्लस कितना है? 260, सॉरी 5 लाख। माइनस कितना है? 12 लाख। 7 लाख क्या हो गया? व्हाट इज 7 लाख? कैश फ्लो, कैश यूज हो गया आपका। सो ये आंसर इसका कितना आया? कितने लोगों ने आंसर निकाला था? कितने लोगों ने ठीक किया था ये? हाँ, क्यों? दिस इज फाइन। अच्छा रुको जरा, इसका ए पार्ट देखें जरा, क्या लिखा था इसकी में। ए पार्ट, ए पार्ट एक्सेप्ट है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। और देखो ओरल क्वेश्चन है। अब यहाँ तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं बनाना। यहाँ स्ट्रक्चर नहीं बनाना है आपको। यहाँ कैसे करना है आपको? देखिए वर्किंग नोट में क्या करेंगे? प्रॉफिट कोई फिगर है आपके पास? नहीं फिगर है। ये रही प्रॉफिट 150 की है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या मतलब, अगर मैं इस तरह बनाता तो कैसे बनाता? नेट प्रॉफिट बिफोर
टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो लिखता वो कितने की लिखता? 195। एंड राइट दिस। यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ मैं लिखता नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वो मेरे पास कैसी लिखी जाती है? 195, 1,95,000 और प्लस, मतलब कुल मिलाकर मैं बोलूँ तो मैं इधर कर लेता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऐसे लिख लिया, वैल्यू खाली छोड़ दी अभी। ठीक है, इसको खाली छोड़ दिया क्योंकि इसमें मुझे ये लेके चलना है। और क्या लेके चलना है? ट्रांसफर टू रिजर्व लेके चलना है। कहाँ लिखा है क्वेश्चन में? ये लेके चलना है। तो 195 और 1 लाख, क्या वैल्यू आएगी मेरी? 1,95,000 ये होगा, प्लस 1,05,000 ये होगा। टोटल कितना बन गया मेरे पास? 3 लाख। 3 लाख मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हाँ जी। और उसके बाद मेरे देखिए क्या क्या चीजें करनी मुझे। डिप्रिसिएशन मेरा क्या होगा? ऐड, याद है? गुडविल रिटर्न ऑफ क्या होगा? ऐड। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी होगा? ऐड। ठीक है, और देखो जरा, ट्रेड रिसीवेबल शोज एन इंक्रीज। इंक्रीज क्या होगा? माइनस। और ट्रेड पेबल डिक्रीज क्या होगा? माइनस। तो कर लेते हैं उसको अब। लेकिन ये लिखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं करना कि स्ट्रक्चर बना के लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। प्लस माइनस करना है अपने सिर्फ। स्ट्रक्चर मैंने बोला जब फुल फ्लैश बोला जाए तो यहाँ देखिए क्या करना चाहिए अब आपको। प्लस क्या लिखना है? पहले से शुरू कर दो, ऊपर वाले से शुरू करो, ये फर्स्ट आइटम है। क्योंकि मार्किंग स्कीम वैसी, पहला आइटम एड डेप्रिसिएशन, प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना था? हाँ, 50,000। चलो जी, इसके बाद चलते हैं आगे। ये पार्ट हो गया। फिर हमसे बोला गुडविल रिटर्न ऑफ 30,000, प्लस गुडविल रिटर्न ऑफ कितने का? 30,000 का। ऐसे। और इसके बाद चले लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, व्हाट इज द वैल्यू? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन की वैल्यू आपके पास कितनी आई है? 10,000। 10,000, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल तो यहाँ नहीं जाएगा। ये आया क्या? इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, माइनस, माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, व्हाट वाज द वैल्यू? 2 लाख, ब्रैकेट में रख लीजिए ऐसे, ऐसे। और फिर दूसरी वैल्यू क्या आई हमारे पास? डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, माइनस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, वो कितना है? हाँ, 10,000। तो हमने 10,000 लिख दिया ऐसे, ब्रैकेट क्लोज। व्हाट इज योर आंसर? प्लस या माइनस क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 1,80,000 क्या निकल कर आ रहा है? नेगेटिव है? नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट्स योर आंसर। तीन यहाँ, तीन उसके, 6 नंबर फ्री के नंबर नहीं थे। इससे आसान क्वेश्चन क्या आ सकता है बताओ? डिप्रिसिएशन का कोड ट्रीटमेंट, उससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता। देख रहे हैं? तो ये आपके पिछले साल का पेपर था। क्या बोले? छोटा था क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं था। हो गया, देख लिया इसको किसी ने? बोलिए। ऑपरेटिंग का पार्ट ऑपरेटिंग में किया, बाकी तो कुछ करना नहीं था उसमें। अगर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग दोनों पूछ ले तो भी आसान था। तो मेरा कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अब आपको हेडिंग स्ट्रक्चर नहीं लेके चलना। अगर आपसे छोटे छोटे आइटम से ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग बोले, प्लस क्या करना, माइनस क्या करना, वो अगर मान लो टैक्स आ जाता तो क्या करता? ऊपर वाली वैल्यू में टैक्स करके यहीं से माइनस कर देता। तब मैं वो हेडिंग नहीं दिखाता, कैश जनरेटेड बिफोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइन। ना, देयर इज नो नीड। नहीं, इसमें कहाँ से हेडिंग की जरूरत है? नहीं है। नहीं कटेंगे मार्क्स ऐसे, ये प्लस माइनस पे नंबर मिलेंगे आपको। हाँ, जब आपको बोला कि प्रॉपर ऑपरेटिंग एक्टिविटी और पूरी पूरी बैलेंस शीट दे रखी है, तब आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बना के करना चाहिए। ऐसा करके, ठीक है। ये आपके पिछले साल का पेपर था। इसमें एक दो क्वेश्चन और हैं, देखिए उनको भी देख लीजिए। ये क्विक रेशियो से रिलेटेड है। अच्छा, इस क्यों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अब आप सैम्पल पेपर करना शुरू करें, चाहे आपने सिलेबस कवर किया नहीं किया। क्योंकि जब आप सैम्पल पेपर करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर करते हैं, आपको वैरायटी दिखती है क्वेश्चंस की। बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं जनरली।
लेकिन आप देखें ना सैम्पल पेपर में, थर्ड बुक के क्वेश्चन आप देख रहे हैं किस तरह के दिख रहे हैं आप। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला है। 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, अंडर विच मेजर हेड सब हेड फॉलोइंग आइटम विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कैपिटल रिजर्व कहाँ जाएगा? हाँ, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या? मेजर एंड सब हेडिंग। ट्रेड पेबल कहाँ जाएंगे? करंट लायबिलिटी के अंदर। गुडविल कहाँ जाएगी? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल में इंटेंजिबल के अंदर जाएगी। ये देखिए जरा यहाँ पर, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी विल रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश। ठीक है? इज इट करेक्ट? अच्छा चलो ठीक है। कैश फ्लो इंप्लाई मूवमेंट इन कैश इन एंड आउट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम। आप बताइए। बेटा सुनो, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कैश तो है वो, लेकिन वो कैश फ्लो के अंदर नहीं इंक्लूड होता। मा- कहाँ चला गया वो नोट्स हमारा? ये देखिए, कंफ्यूजन तो पढ़ के दूर होंगे। क्या लिखा पढ़ो इस वक्त। व्हाट इट सेज, cash flow exclude movement between items that constitute cash and cash equivalent because the component is a part of cash management of enterprise rather than part of operating, investing or financing. So what is your answer in this? क्या बोला यहाँ पर अभी? Sale of marketable security will result in flow of cash. इनफ्लो तो होगा कैश का, पर क्या कैश फ्लो में प्रेजेंट करने लायक है ये? और किस कंटेक्स्ट में हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं? कैश फ्लो में। कैश फ्लो इंप्लाइज मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम। ये बात ठीक है गलत है? फिर बोल गए वो कैसे? लेफ्ट हैंड साइड में कैश की इक्विवलेंट बनाए थे, राइट हैंड साइड में नॉन कैश आइटम बनाए थे। जब लेफ्ट और राइट के बीच में मूवमेंट होता है तभी तो कैश फ्लो होता है। कौन सा पार्ट था ये हमारा 67(1) था ना, 67(1). रुक जाइए, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, परेशान मत होइए। इधर देखिए। अबे, पर द मार्किंग स्कीम, अच्छा नहीं आई इसके अंदर। तो कौन सा सेंटेंस ठीक बन रहा है यहाँ पर? स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो। नॉर्मल केस में तो भाई मैं अपनी मार्केट में सिक्योरिटी बेच रहा हूँ तो फ्लो तो कैश हो ही रहा है, लेकिन क्या कैश फ्लो के विद रिस्पेक्ट फ्लो माना जाएगा वो? इन दैट कंटेक्स स्टेटमेंट 1, sale of marketable securities will result in flow of cash, result in flow of cash। मैंने क्या बोला आपसे? अच्छा, पहले सेंटेंस ठीक है या गलत है ये बताओ पहले। हम तो कैश फ्लो मार्केटेबल चैप्टर के सिक्योरिटीज तो डॉटर मार्केटेबल मार्क। सिक्योरिटीज तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। हाँ, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अप एंड डाउन होगा तो क्या उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड करते हैं? मैंने आपको क्या दिखाया अभी? अगर ये वाली बात है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की मूवमेंट जो है, मार्केटेबल सिक्योरिटी बेच रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, क्या उसे कैश फ्लो में दिखाया जाता है? क्या उसे फ्लो ऑफ कैश माना जाता है? मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, बोलो। सी व्हाट इज रिटन, cash flows exclude movement between items that constitute cash and cash equivalents because these items, cash flow excludes movement between the items that constitute marketable security बिकी और कैश बढ़ गया, ये बैंक बढ़ गया, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच ही मूवमेंट हुई ना, क्या उसे फ्लो ऑफ कैश माना जाएगा? ये क्वेश्चन। फ्लो ऑफ कैश मानेंगे उसको? कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की मूवमेंट को फ्लो ऑफ कैश बोलेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। नहीं बोलेंगे उसको। इन रियल अकाउंटिंग इट इज द फ्लो ऑफ कैश,
बट कैश फ्लो में नहीं कंसिडर होगा। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड क्या आपका ठीक है। और चलिए सर नीचे। अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिखा है तो वो मानते हैं कि वो शॉर्ट टर्म ही है। मैं मानूंगा कहाँ से, मैं तुम्हें पता, वही कहते हैं ना कि पढ़ लिया करो कभी नोट्स को। या क्या लिखा है बड़ा बड़ा, क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी वाला है। क्या लिखा है देखो यहाँ पर, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्या लिखे हैं आपके अंदर ये? मानने वाली बात कहाँ से आई? शॉर्ट टर्म वर्ड मेंशन्ड है उधर, शॉर्ट टर्म ये मेंशन क्या नहीं है। लिखा है? ये क्या है? व्हाट इज रिटन हियर, देखो ये क्या लिखा हुआ है? हाँ यहाँ शॉर्ट टर्म मेंशन्ड है, क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म वर्ड नहीं मेंशन्ड। अरे मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है, तुम फिर वही गड़बड़ कर रहे हो। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है उनको, अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटी जब हम शब्द यूज करते हैं तो किसके लिए यूज कर रहे हैं? और हमने क्या बोला? मार्केटेबल सिक्योरिटी के लिए क्या मैच्योरिटी पीरियड? अब तो यहाँ तो मैच्योरिटी पीरियड भी देखना चाहिए हमारे पास। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती है उनको मार्केटेबल क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि वो बिकॉज शॉर्ट दे आर टर्म है। रेडी, बिकॉज दे आर रेडी टू बी ट्रेडेड। ओके, ठीक है। ये हिंदी में पढ़ने लग जाना, अरे हिंदी तो अजीब सी लग रही है, ये क्या? पेपर में जब किसी को टाइम नहीं होता ना, फालतू होता है, तो कहते हैं अच्छा मार्केटेबल को विपणनीय बोलते हैं, सिक्योरिटीज को प्रतिभूतियां बोलते हैं, और रोकड़, रोकड़ देखो रोकड़ लिखा है। एंटरटेन नहीं कर रहे आप अपने आप को वहां पर एग्जाम में? अरे फालतू की चीजों में लिख लेना। सेल ऑफ पेटेंट विल रिजल्ट, क्या होगा बताइए? मतलब ये क्वेश्चन पूछने लायक है? पूछने लायक क्वेश्चन है? सेल ऑफ पेटेंट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछने लायक तो नहीं है। क्या दिख रहा है? पेटेंट बिक रहा है तो पैसा आएगा ना, इनफ्लो होगा। इनफ्लो इनफ्लो, आउटफ्लो खत्म हो गया, आउट, और ये इनफ्लो इनफ्लो ये वाले आने चाहिए। फाइनेंसिंग चला गया, ऑपरेटिंग चला गया, दैट्स योर पार्ट। इन्वेस्टिंग है पेटेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये तभी बोला था मैंने। परचेज ऑफ इन्वेंट्री है, सिंपल। अच्छा अब ये हो चला, तो लेके चलते हैं जरा एक पार्ट। एक बच्चे का क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 51 में डाउट था, आई टेक दैट पार्ट ऑल्सो। फेंक डालो बेटा किताबों को अभी। तो आप देख रहे हैं बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन कैसा है, सैंपल पेपर में क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज इन योर रीच। नोट्स को रिवाइज करना है, जो क्वेश्चन बोले प्रैक्टिस करनी है। इलस्ट्रेशन 51 है आपके पास, है ना? अब नहीं कुछ होगा, अब वो हट गया। इलस्ट्रेशन 51, यहाँ देखिए इस तरह दिखता है। कैसे दिखेगा यार ये? क्या ये विजिबल है आपके बोर्ड पर? बताइए, इज इट विजिबल? ये देखो, जो लोग ऑनलाइन में दिख रहा है ये, इज इट विजिबल? बताइए, somebody प्लीज रिस्पॉन्ड। सर थोड़ा बड़ा कर दो। अब और बड़ा करूंगा तो वो बाहर निकल जाएगा। अब सर देखिए, ठीक है, सही है, सर ठीक है। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट 10% डिवेंचर, ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर टैक्स दे दिया, प्रॉपर्टी प्लांट एंड नॉर्मल चीजें आपके पास चल रही हैं। फिर नीचे चले आए थोड़ा सा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व सरप्लस, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये आ गया पॉइंट। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, आई थिंक, हाँ ना, दिस इज योर पॉइंट या कोई और है? फिर हेलो? फाइनेंसिंग की जो एडजस्टमेंट्स है वो थोड़ा सा एक बार अच्छा रुको, क्लैरिफाई। पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। हमने आपसे कहा था क्या कि जब, मैंने आपसे कहा था कि जब हम बात करेंगे किसकी, ये वाले पार्ट पर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इफ डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इट विल बी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। अगर मेरी बैलेंस शीट में, कहाँ चला गया मेरी बैलेंस शीट, यहाँ मेरी बैलेंस शीट में ये प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? जब हमने इशू किया तब प्रीमियम हमारी बैलेंस शीट में आ गया, और उसका जो लॉस था इशू डिवेंचर का प्रीमियम को, वो हमने उसी साल राइट ऑफ कर दिया था। करेक्ट? तो क्या लैंग्वेज कह रही है आपसे यहाँ पर कि इफ इट विल बी अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट सो इट इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर, हेंस इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन इट विल बी ओनली आउटफ्लो इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है जी, देखें जरा आप क्या क्वेश्चन में है, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो कितना दिखता है? प्रीमियम और रिडम्पशन 10 से कितना हो गया, 5 हो गया। 5,000 का प्रीमियम आप क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो ये फाइनेंसिंग आउटफ्लो होगा, ऑपरेटिंग में इसका कोई यूज नहीं होने वाला। जरा सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिखा है। ये आपका सॉल्यूशन इस तरफ है, सॉल्यूशन चले गए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ रहा है, वर्किंग नोट भी कहीं दिखेगा नीचे, ये रहा। दिख रहा है क्या वर्किंग नोट?
Is there any working note here? फ्रेश इक्विटी शेयर्स और इशूड एट अ प्रीमियम 10% वाला की कहानी है, डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड वाला पार्ट आ गया। और यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में आ गया प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है जी। तो प्रेफरेंस शेयर्स कितने के दिख रहे हैं आपके क्वेश्चन में? 1 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स हैं। 5% कितना हुआ प्रीमियम? 5,000 दिख रहा है 5%। और आप देख रहे हैं यहाँ भी डिक्रीज हो रहा है 5% का, 5,000 का डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर चला यहाँ क्वेश्चन के अंदर, इफ आई गो टू द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, यहाँ देखिए क्या दिख रहा है आपके पास। आइए फाइनेंसिंग एक्टिविटी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आई थिंक विजिबल है। देखो क्या दिख रहा है, प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने का दिख रहा है, देखो यहाँ पर 6 तो कट गया, कितना दिख रहा है? प्रीमियम पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितने का दिख रहा है? सी द वैल्यू 5,000 यहाँ पर से कितने का दिख रहा है। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तुम्हें किस चीज में दिक्कत आ रही है? बेटा जिसका डाउट है वो मुझे रिस्पॉन्ड करे ना। तुम भी 51 का डाउट पूछ रहे थे, बता क्या दिक्कत है। हाँ ना, व्हाट इज योर डाउट इन दिस क्वेश्चन? सॉरी सर, सर रिडेम्पशन ही मेनली डाउट था। रिडम्पशन का पता चल गया? हाँ जी। बड़ा क्लियर है। 5,000 का रिडम्पशन, ऊपर कहीं जाना ही नहीं है। ऊपर कब जाना है? अच्छा अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम्स होता वो भी माइनस होता, वहां भी नहीं जाना। जाना कब है? जब नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है करंट ईयर के प्रॉफिट से राइट ऑफ कर रहे हैं, तब ऊपर प्लस और नीचे माइनस। और क्लियर गाइडलाइंस आपके पास यहाँ है, ये देखो ये तीनों गाइडलाइंस दे रखी है। इसमें फाइनेंसिंग आउटफ्लो, प्रीमियम से रिडीम करते हैं फाइनेंसिंग आउटफ्लो। अगर करंट ईयर के प्रॉफिट से राइट ऑफ करते हैं तब वो ऊपर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते समय, नेट प्रॉफिट निकालते समय ऐड होगा और फाइनेंसिंग से माइनस होगा। वरना ये सिर्फ कहाँ जाना है? फाइनेंसिंग का आउटफ्लो ही जाना है। दैट वाज द पॉइंट। फाइनेंसिंग के और किसी आइटम में कोई दिक्कत है? देखिए जरा, बोलिए। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं आपके, यहाँ देखिए आपके पास जो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर, आई थिंक दिस इज, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन, मैं दिखा नहीं पा रहा ढंग से। मशीन की बुक वैल्यू सोल्ड कर दिया आपने, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हो गया, ये भी हमने हो गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए इंटरिम डिविडेंड 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 जनवरी, इसको देखिए जरा, यहाँ दिक्कत आती है। इंटरिम डिविडेंड 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर ऑन 31 जनवरी। 31 जनवरी को आप क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं? इंटरिम डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि आपके जो इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 लाख से 3,50,000 हो गई। अब आप मुझे बताइए 31 जनवरी को, 31 जनवरी 2025 को, यानी कि इससे थोड़ा पहले 3 लाख थी वैल्यू। अब हमें देखना है कि इशू कब हुआ, देखना चाहिए हमें इशू कब हुआ है। जरा देखिए इशू के बारे में क्या कहता है। प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडीम्ड हो गया, यहाँ भी इशू के बारे में नहीं कह रहा हमसे, इशू के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास इधर आएगी। ये रहा, फ्रेश इक्विटी शेयर्स फॉर इशूड ऑन 31 मार्च 2025। फ्रेश इक्विटी शेयर कौन सी डेट को इशू है? बाद में। डिविडेंड कब डिक्लेयर हुआ? पहले। पहले डिविडेंड कौन सी वैल्यू पे जाएगा? ओपनिंग वैल्यू पे। ओपनिंग वैल्यू कितनी की थी? 3 लाख। और डिविडेंड कितना बोल रहे हैं? 15%। 3 लाख का 15% कितना होना चाहिए? 45,000। तो देख रहे हैं इंटरिम डिविडेंड की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? ये रही इंटरिम डिविडेंड कितनी दिख रही है? 45,000। इज दैट ओके विद यू? क्लैरिटी आई यहाँ पर? अच्छा जी। फिर ये फाइनेंसिंग से माइनस भी होना है, ये रहा। इंटरिम डिविडेंड पेड देखिए कितना, ये रहा। फाइनेंसिंग ये रहा, ये फाइनेंस कितना? 45,000, ये भी माइनस हुआ। दिस इज ओके। फाइनेंसिंग को ऐसे ट्रीट किया। चलो और थोड़ा देखें जरा। फिर हमसे एक बात और बोली गई है क्या, कि डिविडेंड, अच्छा अब क्योंकि हमने इंटरिम डिविडेंड किस पे दे दिया? इक्विटी पे दे दिया, तो प्रेफरेंस पे भी देना ही पड़ेगा। क्लियर है सर रूल? इंटरिम या फाइनल डिविडेंड पढ़ लेते हैं। प्रेफरेंस पे कोई डिविडेंड की बात करी गई है? ये रहा, डिविडेंड एट 12% वॉज प्रपोज ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द एंड 31 मार्च वॉज रुपीज 1 लाख। अब प्रपोज है ना ये तो प्रेफरेंस पे, तो प्रीवियस ईयर का 25, ये तो 25 तो बेकार हो गया। कौन सी वाली बात बेकार हो गई? ये वाली बेकार हो गई। 31 मार्च की क्या लेंगे? 2 लाख रुपीज लेके चलेंगे हम यहाँ पर। विल कंसिडर दिस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है जी, 2 लाख। प्रेफरेंस 12% प्रपोजल ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर द 31 मार्च। डिविडेंड एट द रेट 12% वॉज प्रपोज ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 ऑन 1 लाख। 1 लाख डिविडेंड नहीं है, इस 1 लाख पे डिविडेंड देना है। या
वो 2024 की वैल्यू कितनी है? 2 लाख। 2 लाख इज नॉट डिविडेंड, 2 लाख इज एन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जिस पर डिविडेंड देना है। तो 2 लाख का 12% कितना होता है? 24,000। ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड कितना ऐड करेंगे? 24,000। ये 24,000 ऊपर ऐड हुआ। ठीक है। नीचे फाइनेंसिंग में जाएंगे, क्या करेंगे नीचे फाइनेंसिंग में? माइनस करेंगे क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है देखिए, व्हाट इज योर प्रेफरेंस डिविडेंड? ये रहा 24,000। दिस इज योर वैल्यू 24,000। ऐसे किया इसको खत्म। और चलें थोड़ा सा नीचे और वैल्यू देखते हैं क्या लिखा है। तो हमने प्रेफरेंस का हिसाब, फ्रेश इक्विटी शेयर्स और इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। चलो जी देखते हैं। फ्रेश इक्विटी शेयर्स और इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो इक्विटी शेयर की जो फाइनेंसिंग में जाइए, देखो वैल्यू कितनी दिख रही है। वेयर इज द प्रेफरेंस इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी दे रही है? ये रही। और ये रहा इक्विटी शेयर। कहा था मैंने या तो वैल्यू के साथ जोड़ के लिखें, अलग से लिख लें। 50,000 इशू हुए, 5,000 का प्रीमियम, या तो 50+5 दोनों मिला के कर लें। ये हो गया। और ये जो इन्फॉर्मेशन है आपकी, जरा देखते हैं बैलेंस शीट में दिख रही है नहीं दिख रही है। जब तक ये बैलेंस शीट में दिखेगी नहीं तब तक बात बनती नहीं है। यहाँ देखिए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम दिख रहा है कहीं पर आपको? रिजर्व सरप्लस में नंबर 2, ये रहा। क्या दिख रहा है? वो प्रीमियम 0 था, कितना हो गया? 5,000 हो गया। तो प्रीमियम का भी हिसाब हो गया। ये आइटम एक ही जगह पे जाना, दो जगह नहीं जाना। दिस इज फाइन। और चलिए नीचे क्या इन्फॉर्मेशन थी। डिफरेंट शेयर्स फॉर रिडीम, वो तो हमने कर ही लिया। रिडम्पशन जो था प्रेफरेंस शेयर्स का, प्रीमियम मिला के था, एक ही जगह पे जाना था। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन फाइनेंसिंग आउटफ्लो, प्रीमियम भी फाइनेंसिंग आउटफ्लो। आप देख सकते हैं इसे यहाँ पर, यू कैन सी इट हियर। ये प्रेफरेंस शेयर्स का जब देख रहे हैं तो हम लोग, ये देखिए, ये प्रेफरेंस शेयर्स का, ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का और प्रीमियम उसका 5,000 का। डिबेंचर से पैसा आ गया, डिबेंचर का इंटरेस्ट आ गया। अब मैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, जरा देखना जरा। देखिए कितने लोग करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। मुझे याद आ गया अभी। 31 मार्च 2025 है, 31 मार्च 2024 है। ठीक है। ये हमने बोला इक्विटी शेयर्स, ये हमारे पास है कितने के? 10 लाख के। और ये इक्विटी शेयर्स कितने के हैं? 8 लाख के। ठीक है। और ये हमारे पास है 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ये हमारे पास है 2 लाख के। और ये हमारे पास कितने के हैं? 3 लाख के। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। और ऐसे ही सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे पास गिवन है, कितने का? 50,000 का डैश। ठीक। एडजस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, ध्यान से सुनना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि इक्विटी शेयर्स पर इशूड एट प्रीमियम, ऐसे एक। और ऑन 31 मार्च 2024, नंबर 2, ड्यूरिंग द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ कितना? 1 लाख का ना, प्रीमियम ऑफ 20% आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये मेरा क्वेश्चन है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी निकालिए। ये क्वेश्चन है, फाइनेंसिंग में क्या जाएगा वो निकालना है आपको, प्लस माइनस जो भी निकालना है। आई होप क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। और अब आप देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज थी। सबसे पहले ले लीजिए इक्विटी शेयर्स। क्या करना है इक्विटी शेयर्स का? इक्विटी शेयर्स प्लस कितना हो रहा है? कितना हो रहा है बताइए? 2 लाख। लिख दिया। इसके बाद, इसके बाद मैं चल रहा हूँ इस जगह पे, मैंने ये कर लिया। प्रीमियम अभी लेके चलूंगा। प्रेफरेंस शेयर्स कितने के हो रहे हैं? 1 लाख के। तो प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख के हैं, तो क्या करूंगा? माइनस प्रेफरेंस शेयर्स कितने के? 1 लाख के। ठीक है। उस पर रिडम्पशन कितने का है वो? कितना परसेंट प्रीमियम है उस पर? चलो तुम ऐसा भी कर लो, अलग अलग कर लो। 1 लाख का माइनस कर दिया। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने का हो गया बताइए?
कितने का था? 20,000 20,000। माइनस कर दिया इससे, ठीक। मतलब जो बेसिक चीज़ है हम उसको पहले पूरा कर लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को अभी टच नहीं कर रहे हैं, उसको बाद में करेंगे टच। और अब आपके पास क्या था? इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम। तो प्रीमियम जो है, कितने का प्रीमियम है? 50,000 का प्रीमियम ना। तो क्या करना चाहिए 50,000 के प्रीमियम को प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का लिखना चाहिए? 50,000 का। जैसे ही आप 50 लिखिए गलत हो जाएगा। क्यों? कैसे? देखो बेटा समझो, आपके पास 50,000 प्रीमियम बचा हुआ है। 50,000 क्या हुआ? बचा हुआ प्रीमियम है, ठीक है। और आपने 20%, 20,000 तो इसमें से माइनस करा। ओरिजिनली प्रीमियम कितने का था? 70,000 का प्रीमियम था। ओरिजिनली 70 का था प्रीमियम। तो आपको जो इशू लिखना है प्रीमियम वाला, वो ऐसे लिखना है यहाँ पर। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना लिखना है? 50,000 वो, और जो 20,000 आपने राइट ऑफ किया, टोटल टोटल कितने का लिखना है इसको? यू टू राइट इट व्हाट? 70,000 लिखना है। अब आप देखिए, 70 ये था, 20 चला गया। अब आपकी प्रीमियम की वैल्यू कितनी बची है? 50 ही तो बची है। हाँ जी। अब आप देखिए इसका वैल्यू कितनी आती है, व्हाट इज द फाइनल आंसर? 270 में से चला गया कितना? 120। तो कितना बच रहा है? 150 इज योर आंसर। कितने लोगों ने 150 निकाला था? तुम्हारा क्या आंसर आया था जो बच्चा बोल रहा था यहाँ पीछे से ऑनलाइन में? व्हाट वाज योर आंसर? सर उसके अंदर मैंने सिक्योरिटी स्ट्रीम को 5,000 पढ़ लिया था, तो मेरे पास वो गलती थी। दिस इज फाइन। बाकी तो अंडरस्टूड द। देयर इज अ क्वेश्चन इन द बुक ऑल्सो जिसमें प्रीमियम की वैल्यू कुछ दिख रही है, और प्रीमियम से प्रीमियम मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम की वैल्यू दिख रही है कुछ, और आपके रिडम्पशन भी प्रीमियम पे हुए हैं। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि रिडम्पशन किससे हुआ है? करंट ईयर के प्रीमियम से हुआ है। तो फिर आपको प्रीमियम की वैल्यू बदल के दिखानी पड़ी। कौन सा क्वेश्चन था एक बार बता दो मुझे, दिखा। हाँ, 55 इलस्ट्रेशन, हाँ देख लीजिए इलस्ट्रेशन 55 देख लीजिए। ये मैं दिखा देता हूँ आपको अभी। इलस्ट्रेशन 55 में ऐसा है, यही कंसेप्ट है। 54 इलस्ट्रेशन है, 55 इलस्ट्रेशन यहाँ। हाँ बगल में है आपका, ये रहा इलस्ट्रेशन 55। यहाँ देखिए, इसमें दिखेगा इलस्ट्रेशन 55 में। अब बगल में जाना पड़ेगा, इस तरफ चलिए, ये रहा। ओह, देख रहे हो हाई रिजोल्यूशन में बड़े नाखून काट के रखने चाहिए, इसलिए स्मार्टली देखो कैसे दिखता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का दिख रहा है आपके पास? देख रहे हो सिक्योरिटीज प्रीमियम की वैल्यू कितनी है? 10,000। कैन यू सी दिस हियर? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का दिख रहा है? 10,000 का ये वैल्यू है। और यहाँ लिखा है क्या? ये रहा, कंपनी रोट ऑफ डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितने के हैं? इक्विटी शेयर इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 15%। इक्विटी शेयर का प्रीमियम 15% है। एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट डिबेंचर देखिए कितने की वैल्यू डिबेंचर, यहाँ यहाँ देखेंगे डिबेंचर आपके, सीधे डिबेंचर हियर। ये देखो डिबेंचर की वैल्यू क्या दिख रही है आपको? लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर 2 नंबर पे चले जाए तो कितना उसी तरफ दिखना था शायद। ये रहा 10% डिबेंचर। 2 लाख से कितना हो गया? 4 लाख। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। तो 20,000 ये है आपके पास। और सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना दिख रहा है आपके पास? 10,000। तो टोटल प्रीमियम कितने हुआ? 30,000 का ना। और वेरीफाई कर लेते हैं, इक्विटी शेयर कितने 15% प्रीमियम पे इशू है ना। तो प्रीमियम देख लीजिए कितने का आपके पास क्वेश्चन में। सिक्योरिटीज शेयर की वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपए की। 2 लाख का 15% कितना होता है? 30,000 ही होता है। ऐसे भी ध्यान देने की जरूरत है ना। वो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी यहाँ पर, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये प्रीमियम वाली, ये ना भी होती, ये ना भी होती तो फिर प्रीमियम देखना पड़ता मुझे कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ बड़ा क्लियर है कि कंपनी ने डिस्काउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ किया। डिस्काउंट 20,000 राइट ऑफ करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है सिक्योरिटीज प्रीमियम की? 10,000 बच रही है। यहाँ तो 10 दिख रही है। बच्चा क्या करेगा? गलती 10,000 का प्रीमियम जोड़ देगा, लेकिन प्रीमियम 10 नहीं है, 30 का है, क्योंकि 20,000 के आपने डिस्काउंट राइट ऑफ करे हैं इससे, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर ये इससे ना बोलता, कहता डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ आउट ऑफ द प्रॉफिट, तो क्या करता मैं? तब क्या करता है? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके उस डिस्काउंट को वहां माइनस, वहां प्लस करता। डिस्काउंट अगर कहता करंट ईयर डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ आउट ऑफ प्रॉफिट, तब प्रीमियम से थोड़ी दिखाता, तब किससे करता? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जाके नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके जोड़ देते डिस्काउंट को, तब वहां जाता। अभी तो इससे राइट ऑफ कर दिया, ठीक है जी। अगर सिर्फ डिस्काउंट की बारी आई है तो डिस्काउंट क्या होगा? फाइनेंसिंग के आउटफ्लो से माइनस हो जाएगा। लेकिन नीचे लाइन दे दी कि डिस्काउंट इज रिटर्न ऑफ इन द करंट ईयर,
और ये नहीं बोला प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ, और प्रीमियम की वैल्यू में डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, तो फिर किससे राइट ऑफ हुआ? प्रॉफिट से। तो आपको डिस्काउंट को फिर दो जगह दिखाना पड़ेगा, फाइनेंसिंग आउटपुट तो दिखा ही रहे हैं आप, फिर कहाँ दिखाएंगे आप? ऑपरेटिंग में जाके ऐड भी करेंगे उसको। ऐसा करके आपका ये पार्ट खत्म हुआ। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव डन इट। ये हमने खत्म कर लिया। ठीक है, ऐसा करके हम लोगों ने क्वेश्चन को पूरा किया। ओह अच्छा, सॉरी, ये तो दिख रहा है। ठीक है, और कोई डाउट किसी का था? तुम्हारा 53 का डाउट था एक बच्चे का, क्या? फॉर द सेक ऑफ आस्किंग डाउट और अ जेन्युइन डाउट, बता बेटा मुझे। अच्छा, देखते हैं देखते हैं। 53 इलस्ट्रेशन में डाउट इस बच्चे का है। देखें जरा, एक बार रुक जाइए, इनका डाउट भी देख लेते हैं। 53 इलस्ट्रेशन, 54। बता भाई 53 में क्या डाउट है? ड्यूरिंग द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट। अच्छा देखो, याद है मैंने वो बताया था आपको कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेचे और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। बट एडजस्टमेंट याद है? ये देखो, ये 10% इन्वेस्टमेंट था, और ये 10% इन्वेस्टमेंट में ये रहा। देख रहे हैं विवान साहब, देख रहे हो आप? इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग इतना, और कैपिटल रिजर्व कितने का? प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट कहाँ ट्रांसफर करा? कैपिटल रिजर्व में। सेम चीज आपका क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है। ड्यूरिंग देयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। और आप देखेंगे, ये जो आपका प्रॉफिट वाला पार्ट है, जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितने का दिख रहा है आपके पास क्वेश्चन में? यहाँ इन्वेस्टमेंट, ये रहा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा 50-40 वाला आपको। और जो क्रेडिट साइड में, जैसे यहाँ देखिए, ये रहा, हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था इस जगह पे, ये रहा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, दिख रहा है? यहाँ कैपिटल रिजर्व लिखा था, और क्या बोला था नोट्स में? कैपिटल रिजर्व क्रेडिट फ्रॉम प्रॉफिट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, हेंस इट विल नॉट बी एडजस्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। 53 में अगर कोई चीज मुश्किल है तो फिर यही है। यही डाउट था, तो इसलिए कह रहे हैं ना, डाउट्स को देखने से पहले एक बार नोट्स पढ़ लीजिए। अच्छा, अब मैं एक और चीज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने सब कुछ खत्म कर लिया, तो प्लीज एक छोटी सी बात और समझिएगा। आपके पास दिन होता है मंडे का, आपके पास दिन होता है ट्यूसडे का, वेंसडे होता है, थर्सडे होता है, फ्राइडे होता है, और सैटरडे होता है। ठीक है, ऐसे आपके पास दिन है। और एक संडे भी होता है, संडे भी आप यूटिलाइज करेंगे। ये नहीं कि आप बोलेंगे सहेली को टाइम देना है। आपने अगर एक पेपर अकाउंटेंसी का करा, अगले दिन बिजनेस स्टडीज का कर लिया, फिर अगले दिन मैथ्स का सैम्पल पेपर करा, फिर आपने क्या करा, एक इंग्लिश का पेपर कर लिया, फिर आपने अकाउंटेंसी का पेपर कर लिया, फिर आपने एक इको का पेपर कर लिया, फिर आपने मैथ्स का पेपर कर लिया। एक 7 दिन का रिवीजन का पैटर्न बनता है, सिलेबस खत्म हो चुका है। कोई भी एक, देखिए बहुत सारे सैम्पल पेपर मार्केट में होते हैं। टुगेदर का ईएडी इजी एवरेज डिफिकल्ट वाला भी दिखता है, उसमें 35 पेपर मिलेंगे आपको। डीके गोयल का एक सैम्पल पेपर बहुत आसान होता है, मतलब बिगिनर के लिए वो ठीक है। सुभाष जी का सैम्पल पेपर मिलता है, उसको लेके चल सकते हैं। कोई दो ऑथर के सैम्पल पेपर आप लेके चलें, टीएस ग्रेवाल का भी सैम्पल पेपर आता है, उसे भी ले सकते हैं। तो आई सजेस्ट यू कि आप टीएस ग्रेवाल का सैम्पल पेपर ले लें, या टुगेदर वाले का सैम्पल पेपर ले लें, जिसको ईएडी बोलते हैं ऐसे वाला। या फिर आप लेके चलें डीके गोयल वाले का सैम्पल पेपर ले लें, इजी है डीके गोयल का। और या फिर सुभाष डे का मिलेगा तो, उसे मिलता नहीं है सुभाष डे का। ये कोई भी किसी भी दो के उठा लीजिए, ऐसे सैम्पल पेपर। तो आपके पास ये दिन है, टाइम तो निकालना पड़ेगा। आप बोलेंगे हमारा सिलेबस का पूरा होगा, कुछ नहीं भाई, देखो, इफ यू आर रेडी विद 4 चैप्टर, अटेम्प्ट द सैम्पल पेपर, वैरायटी दिखेगी आपको। रेक्टेंगुलर शीट खरीद लीजिए और करना शुरू करिए। पहले सॉल्यूशन वाले करिए, जिनके पास मैथ्स नहीं है, जिनके पास मैथ्स नहीं है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? मैथ्स नहीं है जिनके पास, ठीक है, तो ये मैथ्स नहीं है किसी के पास, है ना, कई सारे बच्चों के पास मैथ्स नहीं है, तो मैथ्स के अलावा कौन सा सब्जेक्ट है? अगर मैथ्स नहीं है तो, हाँ, तुम्हारे पास एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उसका एक पेपर कर लेना दिन में, मतलब फिर उसके बाद इस जगह को फिर अकाउंट्स के पेपर में डाल दीजिए, ऐसा। जिसके पास एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, जैसे एक बच्चे का पीएड है, पीएड का एक पेपर देख लिया, पिछले साल के पेपर को उठा के देख लिया, पीएड कर लिया, फिर अकाउंट्स में उस ज्यादा पेपर अकाउंट में डाल दिए। एक हफ्ते में अकाउंटेंसी के, मतलब देख रहे हैं, दो मैथ्स के दो, और एक एक सब्जेक्ट का एक पेपर कर सकते हैं हम। ये करना चाहिए आपको आइडियली। अब आप करना शुरू करेंगे, जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, देखिए
नवंबर का महीना कितना टाइम बचा आपके पास अब? हाँ, 8 दिन बचे हैं। ठीक है जी। 7 दिन मैंने मान लिया किसके, नवंबर के। और दिसंबर के कितने दिन बचते? 31 दिन, ठीक है। और फिर जनवरी के कितने दिन बचते? 31 दिन। तो 7 और 1 8 9, 69 डेज है। ठीक है। 69 डेज को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाता है? 9 हफ्ते बन रहे हैं। 9 हफ्ते मान लो, 6 दिन तो फिर तफरीबाजी में नए साल में बीत जाते हैं। 9 हफ्ते हैं। अब आप देखना, 9 हफ्ते में अकाउंटेंसी के 18 सैंपल पेपर अगर आपके हो गए, 95 से ऊपर नंबर आपके, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आएंगे। इट्स टोटली इन योर हैंड। मैथ्स की अगर आपने 18 सैंपल पेपर कर लिए, सो यू विल क्रॉस 95, सर्टेनली। सर्टेनली यू विल क्रॉस। ये तो मार्च तक कर रहे हैं ना। ये तो हमने क्या, फरवरी, ये हमने कब तक की बात करी है? जनवरी करी है ना। फिर फैब में, तो फिर इंटेंसिवली फैब में जो इंटेंसिटी, वो तो फिर अकाउंटेंसी की बनेगी ना, फिर वहां रोज करिएगा। 10 और कर लेना। 30 सैंपल पेपर के बाद तो मैं बोलता हूँ 99 तक जाता है बच्चा। और ये सब साथ साथ चलना है, अपनी बाकी चीजों को भी मैनेज करके चलिए। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, 10:30 से 1:30 के बीच में पेपर करिए। मतलब ऐसा नहीं करेंगे 8 बजे उठ के कर लिया, 7 बजे उठ के कर लिया। अपने बॉडी के को किसके साथ कस्टमाइज करने शुरू करिए, एग्जाम की टाइमिंग के साथ। 10:30 बजे से एग्जैक्टली आप पेपर शुरू करेंगे 1:30 तक। उससे पहले रिवाइज कर लीजिए जो रिवाइज करना है। 1:30 के बाद अपने पेपर की गलतियां देखिए, जो आप समझ पा रहे हैं सॉल्व पेपर करिए, अनसॉल्व मत करिए। अभी अनसॉल्व करना कब? वो फरवरी के 10 12 दिन में तब करना। तब भी करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करिए सीधा। बिकॉज यू कैन सी द आंसर। अगर आप आंसर देख रहे हैं पेपर का, तो आपको लग रहा है कि भाई मेरा आंसर तो मिल गया आपको, फिर आप देखिए कि आपके कंसेप्ट में कोई गलती तो नहीं है। कंसेप्ट में गलती नहीं तो फिर नोट्स पढ़िए दोबारा से। बिलीव करिएगा, अभी आपको मैंने सैम्पल पेपर दिखाया, बोर्ड के पेपर दिखाए, कोई चीज ही हमारे नोट्स के बाहर थी। कैश फ्लो को देख लीजिए, वॉज देयर एनीथिंग विच इज आउट ऑफ दैट नोट्स? एवरीथिंग इज कवर्ड। खूब कवर करें, हर साल रिवाइज करता हूँ। चाहे वो गुडविल के केसेस आए, चाहे आपके एडमिशन के आए, चाहे रिटायरमेंट आए, कुछ भी केस, एवरीथिंग वी हैव गिवन इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। डिवेंचर देख लेना, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। दिल पर पत्थर रख के आपको ये काम करना है। हर सब्जेक्ट में देना है ध्यान से। इंग्लिश का भी देना है, इको का भी एक पेपर देना है, दीजिए। और कर सकते हैं आराम से, वो बहुत अनअचीवेबल टास्क नहीं है। थोड़ा, अब मान लो कोई कहता है मैं तो 12 बजे उठता हूँ जी सो के, तो उसका तो कोई उपाय नहीं है ना। 10:30 बजे आपको एग्जाम शुरू करना है, 1:30 पे खत्म करना है। और आपको चॉइस के साथ करना है। किसके साथ करना है? चॉइस। क्यों करना है चॉइस के साथ? आपको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट चॉइस अच्छी थी या दूसरी चॉइस अच्छी थी? करिए, 3.5 घंटे लग जाएंगे, उससे ज्यादा क्या होना है। चॉइस के साथ दोनों चॉइस करिए। ठीक है। और स्ट्रेटेजी बनाइए, पहले सेकंड बुक खत्म करो, फिर फर्स्ट बुक खत्म करो। तो 4 पेपर ऐसे कर लीजिए। फिर आप देखिए कि पहले 1 मार्कर खत्म कर लो, फिर फर्स्ट, मतलब पहले असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। 4 5 पेपर करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आपका बढ़िया वाला तरीका है, किससे आपको ज्यादा जम रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, जब तक वो सीक्वेंस में नहीं करते उनको मजा नहीं आता। कुछ लोगों को क्या कर लगता है कि भाई चलो ठीक है, पहले हम सेकंड बुक कर लेते हैं, छोटी जल्दी हो जाएगी, देखो ना, जल्दी कैश फ्लो जल्दी हो जाता है, रेशो जल्दी हो जाती है। पहले सेकंड से स्टार्ट करके कर लीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम पहले बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कुछ कहते हैं कि नहीं हम सेकंड बुक से स्टार्ट करेंगे फिर फर्स्ट पे जाएंगे। ऐसा, वो तरीका एक्सपेरिमेंट करिए अभी, बजाय कि आप एक्सपेरिमेंट एग्जाम के दिन करें। उससे अच्छा एक्सपेरिमेंट अभी कर लीजिए सारे। और वो एक्सपेरिमेंट आपको प्री बोर्ड में हेल्प करेगा देखना। 1 मार्कर पे कभी भी ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है। टीचर जानबूझ के 1 मार्कर जो है ट्रिकी देंगे आपको, जिससे कि आप फंसेंगे। बार बार बोलता हूँ, 1 मार्कर पे ज्यादा टाइम नहीं देना है। वो सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा डिजर्व नहीं करता है। 2 मिनट में हो गया हो गया, 3 मिनट में हो गया, आगे बढ़ो। और वहां पे क्या करना है, ऑप्शन ही तो लिखना है सिर्फ। तो 20 क्वेश्चन की जगह छोड़ दी, बाकी के कर लिए। बोर्ड के पेपर में, स्कूल एग्जाम में जो 15 मिनट मिलता है ना बेटा, 15 मिनट में एमसीक्यू में सॉल्व करो। उस 15 मिनट में ये देखो कि आपने चॉइस में कौन सा क्वेश्चन करना है। कई बार हमारी चॉइस गलत हो जाती है, फिर उसे काटना पड़ता है। अगर चॉइस गलत भी हो जाए, काट तो काटो मत उसको। तो काटो मत, छोड़ दो उसको, एग्जामिनर काटेगा। कई बार मैंने देखा बच्चों का बोर्ड के पेपर में, पहली चॉइस उनकी ठीक थी, दूसरी चॉइस जब उन्होंने करी वो गलत थी, लेकिन उन्होंने अपने ब्लू पेन से फर्स्ट चॉइस को क्रॉस कर दिया। क्रॉस किए, मैं व्हाइटनर लगा के थोड़ी मैं नंबर करूंगा, व्हाइटनर तो वैसे ही अलाउड नहीं होता। तो हमें बड़े दुखी दिल से क्या करना पड़ता है फिर, जो गलत अटेम्प्ट किया पार्ट, उस पर 1 आध नंबर जो मिलता है दे दिया जाता है। ऐसा। ठीक है। तो दिस इज व्हाट
हमने ऑफिशियली सिलेबस खत्म किया आज, है ना। वो ऑफिशियली मैं रिवीजन भी शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले ऑफिशियली आपको अपने बैकलॉग को निपटाना है और सैम्पल पेपर शुरू करना है। चाहे आपका एक चैप्टर भी स्ट्रांग नहीं है तो भी सैम्पल पेपर करिए, तब भी सैम्पल पेपर करिए। उठा लीजिए कोई भी, डीजे गोयल का उठा लीजिए, ईएडी वाला उठा लीजिए, किसी का भी पेपर उठा लीजिए, रेक्टेंगुलर शीट खरीद लीजिए। है, मेरे तो मैंने दे दी ना लोगों को। क्या चीज? वो तो प्रीवियस ईयर के पेपर है, सैम्पल पेपर थोड़े ही है। प्रीवियस ईयर पेपर जो है ना, वो आप फरवरी के महीने में निपटाना, तब कर लेना। वैसे मैं भेज दूंगा सारे के सारे, दैट्स नॉट एन इशू है। प्रीवियस ईयर के पेपर से कोई पेपर रिपीट थोड़ी होगा, पहली चीज तो ये है। प्रीवियस ईयर के पेपर से तो आपको पैटर्न पता चलता है क्या है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि प्रीवियस बोर्ड का पेपर बनाने वाले के पास पिछले 3 साल के पेपर रख दिए जाते हैं, और ये उनके पास सख्त इंस्ट्रक्शंस होता है कि पिछले 3 साल के में से कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होना है। और रिपीट नहीं होता तो उठा के देख लो, एक क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। मैंने भी तो बनाए पेपर, 3 साल के पेपर मिलते हैं बनाने के लिए। जो भी बॉडी हमसे पेपर बनवा रही है, मुझे पिछले 3 साल के पेपर हार्ड कॉपी बना के देती है। सर बी केयरफुल, इनमें से कोई रिपीट नहीं होना है। ऑब्वियसली रिपीट नहीं होता, इसका ध्यान रखना। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बिजनेस स्टडीज में रिपीट हो जाए, यहाँ नहीं होगा। यहाँ तो मैं एक वैल्यू बदल दूंगा, हो जाएगा। ठीक है। सैम्पल पेपर इज एन अल्टीमेट रिसोर्स फॉर यू। अपने दिल पर पत्थर रखे, बार बार आवाज आएगी, इतनी देर सैम्पल पेपर, इतनी देर में मैं कुछ और कर लेता। नहीं, सैम्पल पेपर करना है तो करना है। आप 10 से 1:30 के बीच में टाइम नहीं निकाल पाते, कोई इशू नहीं है। आप रात को 9 बजे बैठिए और 12 बजे तक एक सैम्पल पेपर कर लीजिए। मतलब कंक्लूड अपना डे सैम्पल पेपर से कर लीजिए। और इधर यू स्टार्ट योर डे विद द सैम्पल पेपर। बट सैम्पल पेपर आज से आपके रोज हो जाने चाहिए, मतलब कल से रोज मैंने इसलिए एक दिन हटा दिया। बाकी पढ़ाई के साथ एक सब्जेक्ट है, एक सैम्पल पेपर रोज होना है। अब वो चाहे अकाउंटेंसी हो, चाहे पीएड हो, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे कुछ भी है, होना है, होना है। मैथ्स है तो मैथ्स होना है, होना है। लेकिन जितना कर लोगे हर सब्जेक्ट में, यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट। ठीक है। और जो बात मानेगा उसके लिए अच्छा है। रेक्टेंगुलर शीट खरीदिए, मार्केट में आती है, उन पर करिए, प्रॉपर फॉर्मेट में करिए। अब दिखाइए मुझे, कोई क्वेश्चन फंसता मुझे प्रेजेंटेशन ला के दिखाइए कि आपने ये करा है। इज दैट ओके? चलिए, ऑन दिस नोट विल वाइंड इट अप टुडे।